नमस्कार दोस्तों, नवयुग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस YouTube चैनल के माध्यम से हम एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आरपीएससी के द्वारा 2025 में जो पेपर कंडक्ट किए गए हैं, उन पेपर को अपन डिस्कस करेंगे खंडवाई। और आरपीएससी ने जो नया पैटर्न जो शुरू किया है, लगभग फरवरी 2025 से आरएएस प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हुआ है और उससे पीछे जनवरी में सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ। वहां से अपन है वो पेपरों की श्रृंखला शुरू करेंगे। अभी पिछले महीने ही जुलाई में डिप्टी जेलर का पेपर हुआ है, तो वहां तक लगभग 18 से 19 पेपर आरपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए हैं। उन पेपरों में लगभग राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के 350 समथिंग प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को अपन है वो पेपर वाई विस्तृत व्याख्या करेंगे, तो जिसमें आप है वो हमारे इस श्रृंखला में जुड़ सकते हैं। अपन इस श्रृंखला में 2 या 3 वीडियो में ये पूरी श्रृंखला को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें आप यदि आप आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न परीक्षाओं जैसे सब इंस्पेक्टर, सेकंड ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर तथा वीडियो पटवार आदि यदि एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको ये सीरीज है वो रामबाण साबित होगी। तथा इस नवयुग एकेडमी हमारा सेल्फ लर्निंग को प्रोत्साहन देता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पर हमारे द्वारा विभिन्न कंटेंट है वो शेयर किया जाता है। तथा ये पीडीएफ है वो आपको नवयुग एकेडमी के चैनल से प्राप्त हो सकती है। आप इसको निकाल कर प्रिंट आउट निकाल कर देख सकते हो, जिसमें आंसर लगाकर हम जल्दी शेयर कर दी जाएगी। तो सबसे पहले डिप्टी जेलर, जुलाई माह में ये पेपर आरपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया था और इस पेपर के अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला इस पेपर के अंदर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पश्चिमी शकों के विरुद्ध विजय उपरांत एक षष्ठी रात्र यज्ञ का आयोजन किया गया। तो जिसका मालो जनपद, योध्या जनपद, सिवी जनपद, मत्स्य जनपद। इसका आंसर होगा मालो जनपद। मालो जनपद ऐसा माना जाता है कि भिलवाड़ा जिले के नानसा यूप में उल्लेखित है कि शकों को हराकर वहां के एक राजा थे। राजा का नाम था सौंप सरदार थे। उन्होंने है वो शकों को हराकर एक षष्ठी रात्रि यज्ञ का आयोजन किया गया था तथा इस पराजित करके एक षष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। तथा योध्या जनपद है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में शासन किया करता था तथा इन्होंने कुषाणों को हराया था इन्होंने। और मत्स्य जनपद आप लोग सभी जानते हो कि जो जयपुर के आसपास, जयपुर और अलवर के आसपास के क्षेत्र को मत्स्य जनपद, राजधानी इनकी विराटनगर थी, मत्स्य जनपद शासन किया करता था। सिवी जनपद है वो मेवाड़ का प्राचीन नाम है और इसकी राजधानी है वो मध्यमिका नगरी थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा गुहिल शासक शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? कालभोज, अपराजित, बप्पा रावल, महेंद्र शैकिन। तो इसका आंसर है वो आरपीएससी द्वारा कालभोज को माना गया है। हालांकि बप्पा रावल का ही दूसरा नाम जो है वो कालभोज है। इसकी उपाधि है जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के अनुसार इन्होंने दी है। तथा बप्पा रावल के बारे में आप जानते हो कि इन्होंने गुहिल शासक वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 115 ग्राम के सोने के सिक्के चलाए थे। इनकी कुछ उपाधियां भी आप याद रख सकते हो, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। राजगुरु है और चकवे है और इंदुआ सूरज के नाम से भी इनकी उपाधियां हैं, वो आप जान सकते हो कि आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जोगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायता के लिए कौन सा क्षेत्र देने को तैयार था? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा नंबर जोगी तीर्थ, चौथा नंबर फलौदी। आप जानते हो कि मुगल राजा हुमायूं को दिल्ली से खदेड़कर शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया था। तो हुमायूं है वो राजस्थान के रास्ते होते हुए अमरकोट की तरफ जा रहा था। तो बीच में जोधपुर के राजा मालदेव से उसने सहायता प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें है वो मालदेव ने निश्चित रूप से इसकी सहायता बीकानेर देने का तथा सैनिक सहायता देने का वचन दिया। लेकिन हुमायूं को अपने पुस्तकालय अध्यक्ष था मुल्ला सुरुक के कहने पर उसको अविश्वास हो गया। तो इस वजह से उसने सैनिक सहायता और बीकानेर नहीं लिया था। इसका आंसर 1 नंबर बीकानेर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंडन द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में कौन सा नहीं है?
तो इसके बारे में रूपा अवतार, वास्तुसार, वास्तुशास्त्र, एक लिंगाश्रय। तो इसका आंसर दोस्तों एक लिंगाश्रय होगा। इसको एकलिंगी महात्म्य भी बोल सकते हैं, जो कि कान्हा व्यास की पुस्तक है ये, और आरपीसी के कुंभा फेवरेट है। तो इसमें रूपा अवतार, वास्तुसार, कोदंड मंडन की पुस्तक और भी है, आप जान सकते हो। और देवमूर्ति प्रकरण, रूपा अवतार का दूसरा नाम देवमूर्ति प्रकरण भी है, वो आप जान सकते हो कि एग्जाम में आजकल है वो दूसरी बुकों के अलग प्रकार के नाम है उनसे पूछे जाते हैं, जो फेमस नाम है वो नहीं पूछे जाते हैं। और राजवल्लभ है, उनका भूपति वल्लभ नाम से भी जाना जाता है। तो आप कुंभ मंडन के रोचक पुस्तकों के जान सकते हो। तो वास्तुसार जो पुस्तक है, वास्तुसार के अंदर दुर्गों के बारे में जानकारी मिलती है, दुर्गों के बारे में जानकारी मिलती है। वही कोदंड मंडन इनकी पुस्तक है, जिसमें धनुष के बारे में जानकारी मिलती है, आप इनके बारे में भी जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस राज्य के शासक 1837 ईस्वी में तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी? जोधपुर, झालावाड़, बूंदी, बीकानेर। तो गया बिहार, गया है वो गया क्षेत्र है जो बिहार में पड़ता है, और इसका आंसर है वो आंसर नंबर 3 बीकानेर होगा। और बीकानेर के शासक ये हैं वो दोस्तों, और बीकानेर के शासक रतन सिंह के बारे में बातचीत हो रही है। अपने राज्य में रहते हुए उन्होंने कन्यावध रोकने के लिए भी शानदार प्रयास किए थे, और ये प्रश्न पहले भी कई बार आ चुका है। तो इन्होंने मतलब 1800 इनके बाद सरदार सिंह बनते हैं, और तो रतन सिंह का ये यहाँ पे चर्चा हो रही है, और इसका आंसर है वो बीकानेर, आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में प्राग ऐतिहासिक स्थल के संबंध में महासतिया टीले से हैं? बागोर, बालाथल, गणेश्वर और आहाट। तो इसका आंसर बागोर होगा। अभी जो विभिन्न एग्जाम कंडक्ट किए गए जिसमें बागोर के बारे में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो बागोर के जितने भी तथ्य हैं आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। बागोर के बारे में सबसे पहले तो है कि इनकी खोज किसने की। खोज के बारे में वीएन मिश्र और एल एस लेस्मिक। और ये जो कि वीएन मिश्र है वो दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे, ये भी एक बार पूछा गया है। और ये एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है, राजस्थान का मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर था। और ये 3 स्तर की संस्कृति प्राप्त हुई है, दो स्तर की संस्कृति तो मध्य पाषाण की, एक स्तर की संस्कृति है वो लोह युगीन की संस्कृति प्राप्त हुई है। आप ध्यान रखिए, ये कोठारी नदी के किनारे हैं, और जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है। विभिन्न तथ्यों को आप अपने नोट्सों में ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस धीर नेता बांसवाड़ा राज्य के प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया था? इन तथ्यों को आप प्रश्न अटेंड करते समय हाईलाइट कर सकते हैं। कुबला भगत, देवा, दीपा और भीमा। ये एक तरह का बाउंसर था। पहले आपने लगभग अधिकतर नोट्सों में ऐसे प्रश्न शामिल नहीं किए होते हैं। तो इसमें इसका आंसर है वो 3 होगा। भीमा इसका आंसर नहीं है, मतलब भीमा है वो बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। कुबला भगत भी है, देवा भी है, दीपा भी है। तो दीला भगत एक और भी नाम आता है, दीला भगत, वो भी इससे संबंधित है। और एक और नाम आता है लुंजा भगत, वो भी बांसवाड़ा प्रजामंडल से हैं, आप अपने नोट्सों में शामिल कर सकते हैं। दीपा भगत, इन्होंने आरपीएससी ने चालाकी की है, दीपा भगत पूरा नाम होता है वो नहीं डाल के दीपा डाला है। और देवा पूरा नाम देवा मच्छार है, वो भी आप अपने नोट्सों में ऐड कर सकते हो। वापस इन्हीं ऑप्शनों से वापस प्रश्न बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में है भरतपुर में 1920 और 21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गोपीलाल यादव, जुगुल किशोर चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर 2 है कालीचरण शर्मा, प्यारेलाल गुप्ता। ऑप्शन नंबर 3 है विजय सिंह और हरी जी। ऑप्शन नंबर रामनारायण चौधरी और माणकीलाल वर्मा। तो इसका आंसर होगा गोपीलाल यादव एवं जुगुल किशोर चतुर्वेदी। दोस्तों हम जानते हैं कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। 1928 में हुई थी। वही आगे जाकर 1938 में रेवाड़ी में है वो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो। और इसका आंसर गोपीलाल यादव, जुगुल किशोर चतुर्वेदी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीकर जिले के रेवासा गांव में निम्नलिखित में कौन सा मंदिर स्थित है? अर्शनाथ का मंदिर, जीर्ण माता का मंदिर, श्याम मंदिर, शाकंभरी माता। इस आंसर में आरपीएससी ने तो शाकंभरी माना है, लेकिन वो निश्चित रूप से फाइनल आंसर की में ये आंसर चेंज हो जाएगा। इसका आंसर जीर्ण माता होगा।
जीण माता शेखावटी की आराध्य देवी माना जाता है, चौहानों की कुल देवी माना जाती है और रेवासा गांव में स्थित है। इसका जो चिरजा लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। और आप चौहानों की कुल देवी और औरंगजेब ने एक बार इन्होंने पर्चा भी दिखाया था, तो आप इसका आंसर जीण माता मान सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? रवाज, मोरचंग, मसक, नड़। मोरचंग सुशिर वाद्य यंत्र है, मसक भी सुशिर वाद्य यंत्र है, नड़ भी सुशिर वाद्य यंत्र है और रवाज है वो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों। और नड़ है वो, नड़ के बारे में आप जानते हो, कर्णा भील द्वारा बजाया जाता है। मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, दांतों के बीच में रखकर बजाया जाता है। और मसक है वो भैरू जी के भोपे बजाते हैं, आप जानते हो। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20वीं शताब्दी में भरतपुर जन जागृति का कार्य निम्न में से किस संस्था के माध्यम से किया गया? भरतपुर के बारे में आप प्रजामंडल हो, चाहे भरतपुर के किसान आंदोलन हो, भरतपुर के जन जागृति आंदोलन, इनके बारे में प्रश्न आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो इसका आंसर आप आचार सुधारणी सभा, हिंदी साहित्य समिति, सर्वहितकरणी सभा, हरिजन सेवा समिति। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, हिंदी साहित्य समिति। हिंदी साहित्य समिति का गठन आप जानते हो कि 1912 में किया गया था। और इस किसके द्वारा? जगन्नाथ व गंगा प्रसाद जी के द्वारा प्रयासों से किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, आप ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से लोक देवता हैं वो भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा भूमिया जी। भूमिया जी भूमि के रक्षक ऐसा माना जाता है। पहले राजपूत राजाओं ने युद्ध किए जाते थे, जो ऐसे सैनिक और ऐसे मतलब महान योद्धा जो कि अपने राज्य के लिए प्राण न्यौछावर कर देते थे, उनको भूमियों के रूप में पूजा जाता था। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे भूमियों की पूजा की जाती है राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिरोही जिले के मनाए जाने वाला समदरिया हिलोर निम्नलिखित में किस त्योहार से संबंधित है? समदरिया हिलोर के बारे में ये माना जाता है कि ये श्रावण मास में तीज से संबंधित है। और श्रावण मास में मतलब हवाएं चलती है, तो समुद्र की लहरें चलती है, तो मतलब घर की महिलाएं हैं वो समुद्र की पूजा करती है। उनका भाई है वो उनके लिए गिफ्ट वगैरह लाता है और चुनरी वगैरह लाता है। श्रावण माह में ये मनाया जाता है। अभी इसी माह में आप इसको सिरोही के जो भाई बहन है वो महसूस कर सकते हैं। उसके बाद में अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नारायण सिंह भाटी निम्नलिखित में किस संस्थान के निदेशक रहे? राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर, रूपायन संस्था बोरुंदा, लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चुल। तो इसका आंसर दोस्तों राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर होगा। नारायण सिंह भाटी का संबंध जोधपुर इलाके से है और इसकी स्थापना है वो 1955 में हुई थी। 1955 में हुई थी और पांडुलिपि भाषा संरक्षण के बारे में ये संस्थान कार्यरत करती थी। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में राजविलास के रचनाकार कौन है? तो इसके जोधराज, वीरभाण, कुशललाभ और मान। आंसर इसका होगा कवि मान। ऐसा माना जाता है कि जोधराज ने अहिरवाटी भाषा में हमीर रासो पुस्तक लिखी, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप इसके बारे में पहले भी कई एग्जामों में प्रश्न देख चुके हो। और कुशललाभ है, कुशललाभ की ढोला मारूड़ी सौपाई, आप इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, आप याद रख सकते हैं। ढोला मारू की दुआ कवि कल्लोल की है, ये भी तथ्य आप याद रख सकते हैं। वीरभाण की पुस्तक राज रूपक है। तो ये डिप्टी जेलर के 15 प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स का जो पेपर हुआ उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन्होंने प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी चित्रकला ढूंढान से लेकर ठिकाना कला से संबंधित नहीं है? ये राजस्थान बोर्ड की 10वीं किताब से इन्होंने तथ्य उठाए हैं। सामोद, झिलाय, ईसरदा, रिया। तो इसका आंसर है वो रिया होगा। रिया इन्होंने मारवाड़ ठिकाने का ये चित्रकला से संबंधित है। उन्होंने वहां का प्रश्न ठिकाना उठा के इनके साथ कर दिया। आप अपने तथ्यों को ऐड कर सकते हैं। सामोद, जिलाय, ईसरदा जो है वो मतलब ढूंढान चित्रकला से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस लोक देवता को गोरखनाथ का समकालीन माना जाता है? बाबूजी, तेजाजी, देवनारायण जी, गोगा जी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों गोगा जी।
ऐसा माना जाता है कि अभी कभी आपने नोटिस किया होगा, या हनुमानगढ़ गंगानगर के नौहर तहसील में गोगा जी का गोगामेड़ी मंदिर है, और वहाँ गोगा जी के दर्शन करने के बाद गोरखनाथ जी के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। और दर्शन तभी मान्य होते हैं गोगा जी के, तभी आप गोरखनाथ जी के दर्शन करने, आपस में 1.5 किलोमीटर की दूरी है और दर्शन मान्य होंगे। ये 10वीं वाली किताब में आप पेज संख्या पार्ट नंबर 2 में पेज संख्या 29 पर ये तथ्य देख सकते हो। गोगा जी की घोड़ी का नाम है वो नीली घोड़ी थी, और गोगा जी के घोड़े का नाम अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था, जवाड़िया। घोड़े का नाम जवाड़िया था, और जवाड़िया घोड़े का नाम था। और आगे लिखा हुआ है कि मोहब्बत गजनवी और गोरखनाथ के समकालीन थे। तो आप तथ्य ध्यान रखें, मोहब्बत गजनवी के भी गोगा जी समकालीन थे और गोरखनाथ के भी समकालीन थे। इन्होंने तथ्य आरबीएससी की 10वीं बोर्ड की क्लास से ये प्रश्न उठाया है। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में है बिजोलिया किसान आंदोलन किस संस्था द्वारा चलाया गया था? राजस्थान किसान सभा, राजस्थान सेवा संघ, सर्वहितकारणी सभा, मारवाड़ लोक परिषद। तो राजस्थान सेवा संघ। आप जानते हैं 1919 में रामनारायण चौधरी, हरिभाई कीकर, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी के प्रयासों से ये है वो वर्धा में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्य काम था उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना और किसान आंदोलन को चलाना। और ये इसी संस्थान के द्वारा राजस्थान में बेगू बिजोलिया किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया गया। उसके बाद में आप राजस्थान किसान सभा, ये है वो जोधपुर राज्य से संबंधित थी। जोधपुर के बारे में इसकी स्थापना है वो आप जान सकते हैं कि बलदेव सिंह मिर्धा, ये प्रश्न पहले पूछा हुआ है, आप जान सकते हो बलदेव सिंह मिर्धा द्वारा स्थापना की गई, तथा इसका अध्यक्ष मंगल सिंह कच्छावाते। राजस्थान किसान सभा के अध्यक्ष मंगल सिंह कच्छावाते तथा बलदेव सिंह मिर्धा के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई। सर्वहितकारणी सभा आप जान सकते हो 1907 में चूरू में कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास के प्रयासों से क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था। मारवाड़ लोक परिषद स्थापना 1932 में 1932 के अंदर जोधपुर में हुई थी, जयनारायण व्यास के प्रयासों से। इन्होंने भी क्रांतिकारी गतिविधियां की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गौरी नृत्य के बारे में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गौरी नृत्य से जुड़ा निम्न में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। नृत्य में भाग लेने वाले लोग नंगे पांव रहते हैं। ये प्रश्न है वो बिल्कुल सही है, नंगे पांव रहते हैं। और नृत्य में भाग लेने वाले दिन में एक बार भोजन करते हैं, ये भी तथ्य है वो सही है। इस नृत्य में भाग लेने वाले 1.25 महीने तक अपने घर व परिवार त्याग, बिल्कुल गौरी नृत्य है वो रक्षाबंधन के अगले दिन से 40 दिन तक लगभग ये नृत्य चलता है। राजस्थान का मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही प्यारा लोक नाट्य है, मेवाड़ के लोग इसको जानते होंगे। कलाकारों को खेले बोलते हैं। और गौरी मंचन में लगभग 21 कहानियां नृत्य गीतों द्वारा प्रस्तुत, नहीं 21 नहीं है, इसमें शिव भस्मासुर और कुछ 2-3 कहानी मतलब है, इन्हीं के आधारित ये लोक नाट्य है। तथा इस लोक नाट्य को 3M मांस, मदिरा और महिला का प्रतिबंध होता है। और 40 दिन है वो घर में, प्रत्येक घर से एक पुरुष है वो गौरी लोक नाट्य में जाता है, और 40 दिन है वो मतलब घर से बाहर ही रहता है, और वहीं मतलब इस लोक नाट्य में भाग लेता है, वापस घर नहीं आता है। ये अच्छा लोक नाट्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संयुक्त राजस्थान किशनगढ़ राज्य विलय किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त राजस्थान राजस्थान का दूसरा संयुक्त राजस्थान है वो इसको इन्होंने प्रश्न में विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है कि अपन संयुक्त राजस्थान को ये मानते हैं कि दूसरे चरण में राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण है, उसमें मेवाड़ को सम्मिलित करते हैं, तब अपन यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राजस्थान पढ़ते हैं। लेकिन दूसरे चरण को कई किताबों और राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट में है वो संयुक्त राजस्थान लिखा हुआ है। तो संयुक्त राजस्थान दूसरे चरण को ही माना है इन्होंने, जो कि हम दूसरे चरण को राजस्थान संघ या संयुक्त राजस्थान बोलते हैं। इसको है वो राजस्थान विधानसभा की साइट में दूसरे चरण को संयुक्त राजस्थान कहते हैं। इस वजह से इसका आंसर है 1949, 1956, 1948, 1950। इसका आंसर दोस्तों है वो 1948 होगा। आप जानते हैं 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में किशनगढ़ है वो किशनगढ़ के राजा का नाम सुमेर सिंह था।
सुमेर सिंह था, इन्होंने है वो राजस्थान के दूसरे चरण में सम्मिलित हुए थे। तो इसका आंसर 1 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के आदिवासियों के पर्वतीय क्षेत्रों में पटेलिया, बींचिया, लालर लोकगीतों के गायन के समय कौन सा लोक वाद्य बजाए? पहले तो आज से 12 महीने पहले यही पूछ लिया जाता, पटेलिया, लालर, बींचियो क्या है? लोकगीत है। आजकल है वो प्रश्नों का एक स्तर आगे का चल रहा है कि इन लोकगीतों के समय कौन सा लोक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो इनके समय के अलगोजा, एकतारा, सारंगी, मादल। तो इसका आंसर दोस्तों मादल होगा। अलगोजा राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है, एकता अवनद वाद्य यंत्र है। मादल है वो एक तरीके का अवनद है। और वाद्य यंत्र इसमें मिट्टी की खाल मटी जाती है मटकी के ऊपर, उसमें बजाया जाता है। अलगोजा है वो सुशील वाद्य यंत्र है। अलगोजा के बारे में आप जानते हो, इसका प्रसिद्ध कलाकार है वो शाकर खां, जानते हो। और रामनाथ चौधरी, जो रामनाथ चौधरी जयपुर के रामनाथ चौधरी, वो नाक से अलगोजा बजाया करते हैं। और एकतारा है वो कबीरपंथी लोग एकतारा बजाया करते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के भाट परंपरा में 52 युद्धों के नायक किसे कहा जाता है? 52 युद्ध वो 58 परगने जीतने वाला राजस्थान के मारवाड़ का महान राजा मालदेव को 52 युद्धों का नायक कहा जाता है। फारसी इतिहासकारों ने इसे दोस्तों हसमत वाला राजा कहा है। और मालदेव के बारे में कुछ अन्य तथ्य आप याद कर सकते हैं, जैसे इनकी प्रसिद्ध युद्ध है वो गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध है वो हुआ था 1544 में। आप शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इन्होंने शेरशाह सूरी को दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर कर दिया या नाकों चने चबा दिए थे। तो उसके बाद में इनकी वजह से ही शेरशाह सूरी ने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को देने वाला जो डायलॉग मारा था वो इसी युद्ध में मारा था। और इनके महान सेनापति जैता और कुपा ने अपना अद्वितीय साहस का परिचय दिया था, जो कि गिरी सुमेल के युद्ध में। और इनके मालदेव ने अपनी लास्ट में जाते जाते अपने पुत्र चंद्रसेन को सत्ता सौंप दी थी। और मालदेव के पिता का नाम राव गंगा था और उदय सिंह इसके पोते का नाम था। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो थोड़ा बड़ा है। निम्नलिखित में मेवाड़ प्रजामंडल के आंदोलन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके बारे में है वो पहला लाइन है कि माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका प्रकाशित कर कटु आलोचना की थी। ये प्रश्न है वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद में कांग्रेस के हरिपुरा सत्तर के बाद मेवाड़ में 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की। बिल्कुल ये तथ्य भी सही है। उत्तरदायी शासन की मांग करने पर महाराणा ने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था। बिल्कुल मेवाड़ महाराणा ने बीच बीच में 1941 और 1945 और बीच में मतलब प्रतिबंध किया, कुछ समय के लिए हटाया, अलग अलग समय दो समय के लिए 1941 और 1945 बीच बीच में हटाया। और उसके बाद में महाराणा ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रजामंडल गतिविधियों, ये तथ्य है वो इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये है वो सही नहीं है, क्योंकि बीच में 1941 में प्रतिबंध किया, वापस उसको खोल दिया था, वापस 1945 में किया, तो ये तथ्य सही नहीं है। बड़ा प्रश्न आके आपको घबराना नहीं है, उसके सारे तथ्यों को पढ़ना है। बड़े जितना भी कठिन होगा उस प्रश्न में कहीं न कहीं क्लू दे रखा होगा आंसर को ढूंढने के लिए, तो आप इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। और उसके बाद में निम्नलिखित में किस निर्गुणी संप्रदाय के प्रमुख को सिद्ध कहलाते हैं? निरंजनी संप्रदाय, रामसनई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। दोस्तों आप जानते हो रामसनई संप्रदाय की राजस्थान में 4 प्रमुख पीठें हैं और इस प्रश्न का उत्तर जसनाती संप्रदाय होगा। जसनाती संप्रदाय जाट परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम हमीर जाट था, जसनाती हमीर जाट था, और माता का नाम रूपा दे था। और उनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी थे। हालांकि गोरखनाथ जी जसनाथ जी के समकालीन नहीं थे, उन्होंने अपने आप ही गोरखनाथ जी को गुरु मान लिया था, तस्वीर रखे माना था या ऐसे ही माना था, वो तो वही जानते होंगे। लेकिन जन्म है वो जसनाथ जी का 1482 में हुआ था। और जसनाती संप्रदाय के लोगों को 36 नियम दिए थे। और गोरखनाथ जी ने दोस्तों माना जाता है कि गोरखमालिया वो स्थान है, वहां पर जसनाथ जी ने है वो 12 साल की कठिन तपस्या की थी। ये वही स्थान है जहाँ जाम्बोजी और जसनाथ जी भी मिले थे। और
उनके बाद में जसनाथ जी के जो जितने भी जो विचार है वो सिंबुदड़ा और कोड़ा, सिंबुद्रा और कोड़ा इनके दो ग्रंथ है, उनमें ये इनके विचार संकलित है। और जसनाती संप्रदाय की एक यशोनाथ पुराण किताब है, यशोनाथ पुराण, यशोनाथ पुराण है वो जसनाती संप्रदाय की बाइबल माना जाता है। और ये पुस्तक लिखने का श्रेय है वो रामनाथ जी को जाते हैं, रामनाथ जी को। और बाकी आप जान सकते हो जसनाती संप्रदाय के बारे में। जसनाती संप्रदाय के बारे में हमेशा एक न एक तथ्य प्रत्येक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप इनके बारे में एक और प्रसिद्ध संत जसनाती संप्रदाय से जुड़े हुए उनके बारे में भी चर्चा अपन कर लेते हैं। इनके बारे में है, उनका नाम है रुस्तम जी। रुस्तम जी के बारे में इन्होंने अपना परिचय है वो पर्चा औरंगजेब को भी दिखाया था, और औरंगजेब जी को भी दिखाया था। और उसके बाद में इन्होंने है वो जसनाती संप्रदाय को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करने का जो कार्य है वो रुस्तम जी के द्वारा ही किया गया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थानी काव्य 1857 की दस्तावेजी काव्य कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर है वो निम्नलिखित में कौन सा सदाशिव राज रत्नाकर, सूर्यमल मिश्रण का वीर सत्सई, कर्णिदान का सूरज प्रकाश, वीर भान का राजरूपक। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो ये सूर्यमल मिश्रण वीर सत्सई पुस्तक होगी, जो कि 1857 की क्रांति के समय लिखी गई। और बहुत ही शानदार प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण जी द्वारा वीर सत्सई पुस्तक है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म लेखन रचना सुमिलित नहीं है? जोगीदास की इन्होंने बोला है कि वर्सलपुर गढ़ विजय पुस्तक है, बिल्कुल राइट है, इनकी ही है। माधोदास चरण रामरासो, बिल्कुल इन्हीं की है, सही है। बहादुर डाडी की वीरमायण, बिल्कुल बहादुर डाडी की है। बहादुर डाडी के बारे में एक फैक्ट आप याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है कि ये गुजरात के थे, बहादुर डाडी है वो गुजरात के थे। और इन्होंने एक पुस्तक और भी लिखी, गिंदोली हरण, आप जानते हो जगमाल द्वारा गिंदोली हरण की जो कहानी प्रचलित है राजस्थान के जोधपुर से संबंधित, गिंदोली हरण, वो भी बहादुर डाडी की पुस्तक है। उसके बाद में महेश दासोत रतन जस प्रकाश, बिल्कुल ये गलत है, इसका आंसर यही होगा। रतन जस प्रकाश है वो सागर दास जी की पुस्तक है, सागर दास जी की पुस्तक है, इसका आंसर ये 4 होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है अगला। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का विष्णु मंदिर, नीलकंठ मंदिर का पारानाथ, सीकर का हर्षनाथ मंदिर। आप देख सकते हो इसका सबसे अंतिम है वो किराड़ू का बाड़मेर जिले के हाथमा गांव में स्थित, ये राजस्थान का सबसे बेहतरीन जो खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। इसमें है वो 5 मंदिर विष्णु है शिव के मंदिर है, राजस्थान में अंतिम मंदिर माना जाता है, जो कि 1016 में निर्मित है। और ये मंदिर अभी माना जाता है कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज के लिए भी भारत सरकार ने इसके लिए प्रयास कर रही है, और अभी जर्जर वो खंडर अवस्था में है। और ओसिया के बारे में आप जान सकते हो, ओसिया के बारे में गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, ये भी यहाँ भी आप जान सकते हो। और नीलकंठ के बारे में आप जान सकते हो, इसका प्राचीन नाम पारानगर भी था, पारानगर नीलकंठ का मंदिर है जो अलवर जिले में है। इसका निर्माण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछ लिया गया है, मंथान देव जी ने करवाया था, मंथान देव ने करवाया था। गुर्जर प्रतिहार कालीन, ये भी गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। और उसके बाद में सीकर के हर्षनाथ मंदिर, ये माना जाता है चौहानों ने करवाया, लेकिन चौहान उस समय गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, तो ये भी मंदिर गुर्जर प्रतिहार है। कहने का मतलब ये चारों मंदिर गुर्जर, ऐसा आपको पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में, कौन से गुर्जर, ये चारों मंदिर गुर्जर प्रतिहार है। लेकिन सबसे अंतिम और भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, जो कि राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे 14 नंबर प्रश्न है, रागड़ी बोली किस भाषा की उपबोली है? मालवी की, ढूंढानी की, हाड़ौती की, अहिरवाटी की।
मालवी के बारे में ऐसा माना जाता है कि राजस्थान की सबसे कर्णप्रिय यानी मीठी बोली है, कर्णप्रिय बोली है, जो कि मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में बोली जाती है, प्रतापगढ़ में। और इसमें माना जाता है कि मराठी और गुजराती, गुजराती का मराठी व गुजराती का है वो इसमें सम्मिलित है रूप है। और उसके बाद में आप मतलब रागड़ी की अलग अलग उपबोलियां हैं, जैसे निमाड़ी है, रागड़ी है, रागड़ी की निमाड़ी है। और उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अइरवाटी है वो, जो आप जान सकते हैं कि अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद में अगले प्रश्न 11 नंबर, उस चौहान राजा का नाम क्या नाम था जिसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों इस मंदिर को देखने जाते हैं तो गजब का मंदिर है। भगवान विष्णु का वराह अवतार के बारे में जो कि प्रतिमा है वो जहांगीर ने फिकवा दी थी, जबकि औरंगजेब ने तोड़ दिया था। और जयपुर राजा मानसिंह सेकंड ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जो कि अजमेर में स्थित है। इसका आंसर है वो विग्रहराज चतुर्थ होगा। और विग्रहराज वो महान सम्राट जिसने माना जाता है चौहानों में यदि आर्ट एवं कल्चर के रूप में यदि उपलब्धियां हैं तो विग्रहराज चतुर्थ की सबसे महान राजा के रूप में गिना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में मध्य पाषाण युगीन मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुआ? विराटनगर, गणेश्वर, तिलवाड़ा, भागोर। तो दोस्तों इसका संबंध आप जान सकते हो कि भागोर के बारे में अपने पिछले एग्जाम में भी, भागोर आजकल मध्य पाषाणकालीन स्थल, तिलवाड़ा भी मध्य पाषाणकालीन स्थल है, भागोर भी मध्य पाषाणकालीन स्थल है। भागोर के बारे में आरपीसी बार बार प्रश्न पूछ रही है, अपने पीछे पढ़ लिया था वीएन मिश्र। और उसके बाद में दक्कन कॉलेज से संबंधित थे। 3 स्थल प्राप्त हुए हैं, 2 मध्य पाषाण, 1 लोह युगीन। यहाँ पर एक महिला का कंकाल मिला है जिसमें गले में चिपका हुआ हार प्राप्त हुआ है, तो वो भी 2 महिला, 1 महिला और हुआ, वो लोह युगीन प्राप्त हुआ है। तो ये तथ्य बार बार पूछा जा रहा है, इस तथ्य के बारे में आप जान सकते हैं। अगले बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है असिस्टेंट टीचिंग ऑफिसर 2025। अभी ये भी पेपर है वो जुलाई में आयोजित किया गया है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न है वो हवेलियों के बारे में इन्होंने प्रश्न पूछा है। सबसे पहले पूछा है कि कानोड़िया की हवेली आप जानते होंगे, ये नवलगढ़ में है। कानोड़िया की हवेली नीचे आप देख सकते हैं नवलगढ़ में है। और उसके बाद दोस्तों कानोड़िया की हवेली है वो बिसाऊ में है। और उसके बाद में ये सकेसरिया की हवेली आप जानते हैं, ये है नवलगढ़ में है। और उसके बाद में आप जानते हैं रामपुरिया जी की हवेली है वो रामपुरिया की बीकानेर में है। और रत्नाकर भट्ट की पोट्री की हवेली, ये थोड़ी महत्वपूर्ण हवेली है जो कि जयपुर में है। ये अच्छा प्रश्न है। रत्नाकर भट्ट की पोट्री की हवेली जयपुर में है, रामपुरिया की हवेली बीकानेर में है, और सकेसरिया की हवेली है वो नवलगढ़ में है, और कानोड़िया की हवेली है वो बिसाऊ में है। आगे और कुछ हवेलियों के बारे में आप जान सकते हैं। शेखावटी की हवेलियां ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाने जाते हैं। नवलगढ़ में दोस्तों एक और हवेली मुझे याद आ रही है, भक्तों की हवेली। और बीकानेर में आप जान सकते हैं वो बीकानेर में बच्छावतों की हवेली है, मोहतों की हवेली है। और एक चांदमल टड्डा की हवेली भी बीकानेर में, बहुत प्रसिद्ध हवेली। इसके बारे में भी आरपीएससी अभी हाल ही में एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और एक प्रश्न थोड़े दिन पहले ही गोयनका की हवेली के बारे में पूछा गया था कि गोयनका की हवेली कहाँ है, वो फतेहपुर में है। तथा एक और प्रश्न पूछा जिसमें कि ऐसी कौन सी हवेली है जहाँ भगवान कृष्ण के 8 गोपियों को हाथी के रूप में चित्रित किया गया है, उसके बारे में भी फतेहपुर की हवेली है। फतेहपुर की हवेली जो गोयनका की हवेली है उसके बारे में आप याद रख सकते हो, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के 8 गोपियों को हाथियों के रूप में चित्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न सवाई जयसिंह के बारे में है। सवाई जयसिंह का संबंध कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके बारे में पहला प्रश्न है कि राजपूतों के विवाहों को कम खर्च करने के कानून बनाए। बिल्कुल ये प्रश्न है वो सही है। और उसके बाद में इन्होंने है कि उन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। बिल्कुल ये भी प्रश्न है वो सही है। मथुरा, उज्जैन, जयपुर, बनारस और इलाहाबाद में इन्होंने है वो इलाहाबाद में वेधशालाओं की स्थापना की थी। और चौथा है कि जीज मोहम्मद शाही की रचना इस समय की गई। इन्होंने क्या है कि
ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दी है। इलाहाबाद की जगह इलाहाबाद है, वो इलाहाबाद नहीं है इसमें दोस्तों, इसकी जगह दिल्ली, दिल्ली दिल्ली है। वहाँ वहाँ पर वेधशाला निर्माण, दिल्ली आप जानते होंगे, दिल्ली प्रथम वेधशाला है, सबसे बड़ी है वो जयपुर की है। जयपुर के बारे में जयपुर की सबसे बड़ी है और यूनेस्को की 2010 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित है। और नक्षत्रों की शुद्ध सारणी भी बनाई थी उन्होंने 1725 में, स्वयं एक जयसिंह करिका के नाम से पुस्तक भी लिखी थी। और ये नारगढ़ है, वो नारगढ़ के बारे में ऐसा माना जाता है कि नारजी भूमिया वह निवास करते थे, ऐसी दंत कथा माना जाता है कि इनके पंडित थे रत्नाकर पौट्रिक, उन्होंने और सवाई जयसिंह ने नारगढ़ को नारगढ़ में दुर्ग मराठों की सुरक्षा के लिए बनाया था, जिसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और जिसमें नारजी भूमिया को राजी करके, यज्ञ करके नारजी भूमिया को राजी करके आमागढ़ भेज दिया गया था। आमागढ़ में आप जानते हो, आमागढ़ राजस्थान का दूसरी लेपर्ड सवारी आमागढ़ में है, और वहां पर नारजी भूमिया को सेट कर दिया गया उनको राजी करके। तो यही दंत कथा के नाम से प्रचलित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राजपूत शासक ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान को परास्त किया? रावल रतन सिंह, महाराणा प्रताप, हमीर चौहान, महाराणा कुंभा। तो इसका दोस्तों आंसर होगा महाराणा कुंभा। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद खिलजी नाम से दोस्तों मोहम्मद खिलजी दो हुए थे, एक और मोहम्मद खिलजी दो। मोहम्मद खिलजी एक तो हुआ है कुंभा के समय, और मोहम्मद खिलजी दो हुआ है सांगा के समय। तो ऐसा माना जाता है कुंभा के समय मोहम्मद खिलजी से आक्रमण हुआ, सारंगपुर में सारंगपुर का युद्ध हुआ। आप जानते हैं सारंगपुर का युद्ध 1437 में युद्ध हुआ और मोहम्मद खिलजी को पकड़ लिया गया, बंदी बना दिया गया। उन्हीं की याद में आप जानते हैं विजय स्तंभ बनाया गया, और विजय स्तंभ 9 मंजिला है, और है वो 1440 से 1448 में ऐसा माना जाता है इसका निर्माण हुआ। 8 वर्ष लगे थे। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है पहले। इसके शिल्पकार हैं वो जैता, पूजा, पोमा और नापा। ये तो अपन पढ़ते हैं। कुछ शिल्प इनके शिल्पकार है वो जैसे बलराज, अभी एक हाल ही में एग्जाम में पूछा गया, बलराज, एक है चूती और एक का नाम है भूमि। ये भी शिल्पकार है वो इन्हीं से संबंधित है। तो आप पहले जानते होंगे, आपके नोट्सों में होंगे जैता, पूंजा, पोमा। इनके अलावा बलराज, चौथी, भूमि, ये भी शिल्पकार है। और उसके अलावा आप जान सकते हैं कि 15 अगस्त 1949 में 1 रुपए का डाक टिकट विजय स्तंभ के ऊपर जारी हो चुका है। और यही मोटा मोटी विजय स्तंभ के बारे में, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के समय हुआ था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में कुंभा के समय हुआ। इसका आंसर कुंभा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्कूलों में फीस वर्दी के विरोध में हुए आंदोलन के समर्थन में अलवर प्रजामंडल के किन सदस्यों को गिरफ्तार किया था? तो इसमें आप ऐसा, ये प्रश्न थोड़ा कठिन स्तर का है। तो रघुनाथ सिंह आप जानते हो, ये सागरमल गोपा जो जैसलमेर के थे, उनके दोस्त थे। तो इनका संबंध नहीं होगा। तो इस प्रकार आप ये प्रश्न ये काट सकते हो, ऑप्शन ये काट सकते हो। 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही कट चुके हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर बी के बारे में आप माना कि नहीं जानते हो, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, बिल्कुल नहीं। मग्गाराम वेद आपको जानते हैं कि ये बीकानेर से संबंधित थे। मग्गाराम जी बीकानेर से इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो सी आप काट दीजिए, जहां भी सी है ये काट दिया आपका अपने आप ऑप्शन बी और डी। तो इस प्रश्न का उत्तर लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी और हरिनारायण शर्मा जी के बारे में आप जानते होंगे। अलवर से संबंधित थे। 1938 ईस्वी में इन्होंने बहुत सारे संघ बनाए थे अलवर में, और हैं वो अस्पृश्यता, आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ। और हरिनारायण शर्मा एक महान क्रांतिकारी के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने कुंज मियारी मोदी जी के साथ में मिलकर ये कार्य किए थे, और अच्छे मतलब समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में देवियों के मेलों और उनके स्थानों को सुमिलित कीजिए। उसके बाद में सबसे पहला है ये सीमल माता का दोस्तों संबंध है। देखो सीमल माता का संबंध है बसंतगढ़ से। और उसके बाद में ये सींच माता का दोस्तों आप कंफ्यूज मत हो। सींक माता एक है वो जयपुर है, सींक माता है वो जयपुर, वो नहीं है तथ्य। ये बांसवाड़ा से संबंधित है छींच माता।
जो कि ब्रह्मा मंदिर है। ब्रह्मा मंदिर आप जानते हो कि एक ब्रह्मा मंदिर है वो राजस्थान में अजमेर में है, दूसरा मंदिर ब्रह्मा का मंदिर बांसवाड़ा में है। तो बांसवाड़ा उस मंदिर के पास में ही ये छींच माता का मंदिर बांसवाड़ा में बना हुआ है। और उसके बाद में आप जानते हो, उसके बाद में ये अपने सकराय माता, सकराय माता का मंदिर आप जानते हो कि ये नवलगढ़ में है, और लटियाल माता का मंदिर पोखरण में। इस प्रकार इसका आंसर आप मिला लेना कौन सा जो भी हो। उसके बाद में आभूषण, आभूषण ओखरी कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों कान में, हाथ में, नाक में, गला में। ओखरी आभूषण है वो दोस्तों कान में पहना जाता है। कान में झेला, झमेला, टोटी, अंगूठिया, अलग प्रकार के आभूषण पहना जाता है। और गोखरू है वो कानों में ही पहना जाता है। ये अभी एक एग्जाम में पूछा गया था। हाथों में आप जानते हैं, हाथों के बारे में कुछ आभूषण आपको बता देना चाहता हूँ। बल्ल्या, नोगरी सबसे प्रसिद्ध है। नोगरी हमेशा पूछा जाता है, थोड़ा अलग हटके होता है लिख से, वही पूछा जाता है दोस्तों। और नाक में, नाक में आप जानते हैं चौंप, चूप तो दांतों में होता है, चौंप नाकों में होता है। और भोंगली वो भी नाकों में ही होता है। और गलों में कंठी होता है, और हार होता है, और मुक्त हार होता है। यही दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सुल्तान सुल्तान इल्तुतमिश के अभियानों के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? समर सिंह, रतन सिंह, तेज सिंह, जैतर सिंह। दोस्तों आप जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर जैतर सिंह। 1227 ईस्वी की बात है। भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध हुआ, जिसमें ऐसा माना जाता है कि उससे पहले मेवाड़ की राजधानी नागदा थी, जो कि बप्पा रावल ने बसाई थी। नागदा को जाते समय इसने तहस नहस कर दिया था। उसके बाद में सबसे पहले चित्तौड़ राजधानी जैतर सिंह ने ही बसाई थी। बप्पा रावल ने नागदा बसाया था। तो इस आंसर जैतर सिंह होगा। जैतर सिंह समय भूताला का युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि भूताला के युद्ध में सुल्तान इल्तुतमिश को है वो जैतर सिंह ने हरा दिया था, और इल्तुतमिश को दिल्ली भागने के लिए मजबूर कर दिया था। इसका आंसर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, स्त्रियों के वस्त्रों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों आप जान सकते हो अधिकतर प्रश्नों में आजकल असत्य पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला इसका ऑप्शन है, पुत्र जन्म के अवसर पर लाल रंग की ओढ़नी पहनी जाती है। बिल्कुल यही इसने मिस्टेक की है। पुत्र के समय पीली, पुत्र के समय पीली, और पुत्री के समय गुलाबी, पुत्री के समय गुलाबी। आप ये तथ्य याद रख सकते हो, 10वीं बोर्ड की किताब में से ये प्रश्न उठाया है। और उसके बाद में ये इसका आंसर यही होगा। बाकी आंसर आप पढ़ सकते हो, आपको अच्छा मतलब आगामी एग्जामों में यहीं से कोई प्रश्न पुटअप हो सकता है वापस। होली के अवसर पर फागड़िया पहनना का रिवाज है, बिल्कुल फागड़िया पहना जाता है। तीज के अवसर पर बहुरंगा लहरिया पहना जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। और ओढ़नी के कीर, गोटे, लपा लपी सजाया जाता है, बिल्कुल आप जानते हो कि ओढ़नी के कीर, गोटे, लपा लपी, बावड़ी, ये है वो ओढ़नी के पास में सजाए जाने वाले हैं। तो ये सभी सही है। और इसका असत्य पूछा है तो इसका पहला असत्य होगा, क्योंकि लाल नहीं होता, इसका पीला होगा बेटे, और बेटी के गुलाबी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र 1937 में अलवर से प्रकाशित हुआ? अलवर का कच्चा चिट्टा, राजस्थान का समाचार पत्र, अलवर पत्रिका, तेज प्रताप। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तर नंबर 4, अलवर के अलवर में आपको पता होगा जय सिंह जी की मृत्यु के बाद वहां का राजा बना था तेज सिंह। तेज सिंह, वही तेज सिंह आप जो सोच रहे हो, महात्मा गांधी जी की मतलब जो असिस्टेंट हुआ था उसकी उनकी भूमिका थी। और उन्हीं के समय एक साप्ताहिक समाचार हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था, जिसके संपादक नंद किशोर शास्त्री जी से। आप जान सकते हो नंद किशोर, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, नंद किशोर शास्त्री। और ये हिंदी में प्रकाशित होता था। अलवर के पास में, अलवर के पास में आप दोस्तों पढ़ सकते हैं भरतपुर, भरतपुर पड़ता है। भरतपुर में मजरूम उल सरूर, राजस्थान का प्रथम अखबार। मजरूम उल सरूर आप वापस याद रखें, अपने नोट्सों में ऐड कर सकते हो। मजरूम उल सरूर जो कि राजस्थान का प्रथम अखबार है, जो कि हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में निकाला जाता है, हिंदी और उर्दू। तो इसका तेज प्रताप, तेज प्रताप अलवर का राजा था, जो कि महात्मा गांधी की हत्या में इनकी भूमिका थी। और इसके संपादक का नाम नंद किशोर था। हिंदी में ये प्रकाशित होता था, साप्ताहिक ये अखबार था। भरतपुर में मजरूम उल सरूर, जो कि हिंदी और उर्दू में, जो राजस्थान का प्रथम अखबार था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न, स्वाई ईश्वर सिंह के काल में निम्नलिखित में किस चित्रकार ने पशु पक्षियों के युद्ध में अनेक चित्र बनाए थे? हीरानंद, तिलोक, लाल चितेरा, रामदास जी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लाल चितेरा। लाल चितेरा कहो,
या लालचंद उस्ता, वो भी है, वो जयपुर से संबंधित है। और ये लाल चितेरा है वो दो राजाओं के समकालीन रहे हैं, एक तो ईश्वरी सिंह और एक इसके पिताजी जय सिंह, सोई जय सिंह, इन दोनों के समय रहा है। और ये आप है वो राजस्थान बोर्ड की पार्ट नंबर 5 से आरबीएससी की पुस्तक है कक्षा 10 की, उससे ये प्रश्न उन्होंने उठाया है। और अन्य जयपुर के यदि आप देखो, जयपुर के तो साहिब राम जी जयपुर से थे, साहिब राम, बहुत बार ये प्रश्न पूछा है। और मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह जयपुर से थे। और उसके अलावा आप मोहम्मद शाह ने भगवान कृष्ण के चित्रांकन किए थे, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कई बार। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में राजस्थान राज्य के अजमेर विलीनीकरण के दौरान अजमेर के निर्वाचित नेता कौन थे? टीकाराम जी पालीवाल, हीरालाल जी शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाई उपाध्याय। टीकाराम पालीवाल का संबंध है वो दौसा जिले के महुआ तहसील से है। ये राजस्थान के प्रथम केयर टेकर मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री रहे, बाद में उप मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जाता है। हीरालाल शास्त्री, इनका संबंध जयपुर से है और जीवन कुटीर संस्था इनकी थी। माणिक्यलाल वर्मा पंछी का गीत गाते थे, मेवाड़ से संबंधित है। और इस प्रश्न का उत्तर होगा हरिभाऊ उपाध्याय, जो राजस्थान के प्रथम और अंतिम मुख्यमंत्री अजमेर के थे। इनकी धारा सभा नाम की संगठन थी और ये चाहते थे कि इनका जब मतलब राजस्थान में विलय नहीं हो, ये अजमेर एक अलग ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहे, छोटे राज्य के रूप में ये पक्षधर थे। लेकिन सरदार पटेल नेहरू जी ने नहीं सुनी और अजमेर का विलय है वो राजस्थान में कर दिया गया। तो इसका आंसर दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है आगे। अंग्रेजों द्वारा भीलों के विद्रोह को दमन करने हेतु किए गए प्रयासों में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही नहीं है? मेवाड़ भील कॉर्प्स का मुख्यालय उदयपुर राज्य के खेरवाड़ा में रखा है, बिल्कुल खेरवाड़ा में रखा हुआ। और वर्तमान में भी राजस्थान पुलिस मुख्यालय, पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है जो खेरवाड़ा में भी होती है। ये तथ्य है वो सही है, इन्होंने सही नहीं पूछा है। दूसरे नंबर के बारे में इन्होंने पूछा है कि अंग्रेजों सेना द्वारा भील दमन हेतु 1886 में जोधपुर लीजन दमन हेतु 1836 में जोधपुर लीजन सेना का गठन किया गया किया था, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद में तीसरा है 1837 में जोधपुर लीजन का मुख्यालय अजमेर सिरोही के बड़गांव से स्थानांतरित कर दिया गया था, बिल्कुल। सबसे पहले 1835 में, तो 1835 में है वो मतलब 1835 में जोधपुर लीजियन का मुख्यालय एरिनपुरा बनाया, एरिनपुरा से अजमेर किया, वापस सिरोही से वापस एरिनपुरा, जोधपुर लीजियन, ये याद रख सकते हो आप कहाँ किया। उसके बाद में है कि 1838 मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना की, ये गलत है, 1838 नहीं 1836 है इसका आंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर 4 नंबर होगा, 1836 मेवाड़ भील, 1838 नहीं 1836 मेवाड़ भील फोर्स की स्थापना की, जो कि तथ्य ऊपर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा समुदाय ऊंट पालक नहीं रहा है? राइका, चावड़िया, मारू, कुचबंदिया। ये अलग प्रकार का तथ्य है, अपने सामने तो नोट्स में सम्मिलित नहीं है, अलग अलग व्याख्याओं या किताबों में कुछ ने चावड़िया माना था, ये प्रश्न एग्जाम आयोजित किया गया, लेकिन आरपीएससी ने इसका ऑफिशियल आंसर की में कुचबंदिया माना है, तो इसका आंसर कुचबंदिया होगा। अब आगामी एग्जामों में याद रख सकते हैं कि रायका भी ऊंट पालक से थे, चावड़िया भी थे, मारू भी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी रचना दयालदास जी की नहीं है? अब दयालदास जी के बारे में अपन इतना ही पढ़ते हैं कि दयालदास जी की ख्याल और बीकानेर से संबंधित थे, और दयालदास जी है वो रतन सिंह के दरबारी थे, लगभग इतना ही पढ़ते हैं। लेकिन दयालदास जी के बारे में इन्होंने आरपीएससी ने डाला है कि इनकी एक पुस्तक सुजस बावनी, जस 21, दातार बावनी, जस रत्नाकर में से कौन सी नहीं है? तो ऐसे कठिन स्तर का प्रश्न में इन्होंने क्लू डाला है। दातार बावनी अपन जानते हैं, दातार बावनी इन्हीं की नहीं है, ये बांकीदास जी की है, बांकीदास जी की है, तो दातार बावनी, तो इसका आंसर दातार बावनी हो जाएगा। बांकीदास जी मान सिंह के जोधपुर के दरबारी थे, मान सिंह जी के दरबारी थे, आप जानते हैं मान सिंह के दरबारी थे। उन्होंने एक प्रसिद्ध गीत लिखा है जो कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, जिसमें जो राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की थी उनकी कटु आलोचना की गई है। और इनकी एक और भी है कुकुई बतीसी, वो भी बांकीदास जी की है। दयालदास जी की ये पुस्तकें आप याद रख सकते हैं, सुजस बावनी, अजस 21 और जस रत्नाकर। ये आगामी एग्जाम में यहाँ से कोई प्रश्न पुटअप हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा शेखावटी किसान सभा के संस्थापकों में सम्मिलित नहीं था? हमेशा एक प्रश्न शेखावटी से किसान आंदोलन हो चाहे प्रजामंडल आंदोलन शेखावटी से पूछा जाता है। और इसमें हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, घासीराम, ताड़केश्वर शर्मा। तो दोस्तों इसका आंसर ABCD चारों होगा। सारे और जो ये शेखावटी किसान सभा थी इसके अध्यक्ष पूछे आपको हंगामी एग्जाम में तो ताड़केश्वर जी थे। संबंधित चारों ही थे, अध्यक्ष ताड़केश्वर शर्मा थे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। मालदेव ने जालोर पर आक्रमण कर निम्नलिखित में किस शासक से बंदी बनाया था? मालदेव ने जालोर पर आक्रमण निम्नलिखित किस शासक, राव जैत सिंह, दौलत खान, वीरमदेव, सिकंदर खान? तो इसका आंसर दोस्तों सिकंदर खान। मालदेव जिसके बारे में RPC प्रश्न करती जा रही है, आपने देखा होगा लगभग हर एग्जाम में मालदेव के बारे में प्रश्न आ रहे हैं। मालदेव के बारे में वही 52 युद्ध 58 परगने जीतने वाला फारसी इतिहासकारों के यार हसमत वाला राजा, और उसी के बारे में इन्होंने है वो जालोर में सिकंदर खान को हराया था। ये हमारी नवयुग एकेडमी आप जोड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर विभिन्न प्रकार के हम तथ्य अपलोड करते रहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हम अलग अलग अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। आप हमारी जो ये jigysu.gmail.com यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, साइट है हमारी। उसके बाद में अगला प्रश्न है 17 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पुरा स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? बिल्कुल भागोर हो आहड़ से RPC प्रश्न पूछने जा रही है। आपने देखा होगा पहले 2-3 एग्जाम में भागोर से पूछा हुआ है। आगे आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में देखे भागोर से एक एग्जाम छोड़ के एक में पूछा जा रहा है। भागोर के बहुत सारे स्थल है जैसे आलोद, तिलवाड़ा, केली, ओजियाना। ये कठिन स्तर का आप नहीं जानते आलोद के बारे में या केले के बारे में आपने सामने तो नहीं सुना होगा, तो इसके बारे में आपको पता ही है। तिलवाड़ा मध्य पाषाण स्थल है, आपने पहले भी डिस्कस किया। भागोर और तिलवाड़ा है वो मध्य पाषाण कालीन स्थल है, इसका आंसर तिलवाड़ा होगा। लेकिन आप अब ये जानने लगे हो कि आहड़ से संबंधित ये बहुत सारे स्थान है, आलोद है, ओजियाना है, केली है। और आप और भी पढ़ सकते हो जैसे गिलुंड का संबंध आहड़ से है। उसके बाद में ओजियाना ये लिखा हुआ है, उसके बाद में केली ये लिखा हुआ है, भगवानपुरा एक भगवानपुरा का संबंध भी आहड़ से है। उसके बाद में रोजड़ी का संबंध भी आहड़ से है। उसके बाद में देपुरा, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था, देपुरा का संबंध किस संस्कृति स्थल से है? देपुरा का संबंध भी है वो आहड़ से है। उसके बाद में एक हिंगवानिया का संबंध भी यहीं से है। मध्य पाषाण को अपने एक पहले डिस्कस कर लिया था, भागोर, दूसरा नंबर तिलवाड़ा। और मध्य पाषाण के यदि आप मध्य पाषाण के जाना चाहते हो तो मध्य पाषाण के उसके भागोर आपने पहले चर्चा कर ली, तिलवाड़ा हो गया। और उसके बाद में सोजत है, डीडवाना है, धनेरी है। ये मध्य पाषाण के कौन से? भागोर, तिलवाड़ा, डीडवाना, धनेरी, ये मध्य पाषाण के हैं। और आहड़ संस्कृति कौन से? आलोद है, ओजियाना है, केली है, गिलुंड है, और भगवानपुरा है, रोजड़ी है, और देपुरा है, हिंगवानिया है। ये आहड़ से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख राजस्थान के भागवत वैष्णव धर्म के विषय में उल्लेख नहीं करता है? सबसे पहला है बरनाला का अभिलेख। बिल्कुल बरनाला है वो दौसा जिले में पड़ता है, आपको जानना होगा, दौसा जिले में पड़ता है, जिसमें भागवत धर्म के बारे में उल्लेखित है। भागवत धर्म के बारे में इस अभिलेख में है, तो ये प्रश्न ये तो सही है। उसके बाद में दूसरा नंबर है कि बसंतगढ़ यही इन्होंने मिस्टेक की है। बसंतगढ़ के अभिलेख में भागवत धर्म के बारे में उल्लेखित नहीं है। बसंतगढ़ है वो 682 ईस्वी का है, 682, और इसमें राजा वर्मलात के समय का है, और ये सिरोही से चावड़ा वंश की जानकारी देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो कौन सा होगा? बसंतगढ़, जिसमें भागवत धर्म का उल्लेखित नहीं है। लेकिन बरनाला में है। आगामी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकता है, ध्यान रखें दोस्तों। गोसुंडी अभिलेख आप जानते हैं, गोसुंडी अभिलेख RS प्रारंभिक परीक्षा में एक बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसमें गोसुंड अभिलेख में जो कि चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है, भागवत धर्म के बारे में सर्वप्रथम इसी में उल्लेख है, गोसुंडी अभिलेख में। उसके बाद में बड़वा अभिलेख में भी भागवत धर्म के उल्लेखित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 19 नंबर है कि निम्नलिखित में किस सामाजिक संस्था को प्रगति संबंधित है? प्रगति किससे संबंधित है? बाल विवाह से, सती से, नाता से, दहेज से। तो दोस्तों आप जानते होगा इसका आंसर नाता अपन किस बोलते हैं कि
एक पत्नी है वो अपने पति को छोड़कर छोड़ छाड़ के किसी दूसरे के साथ चली जाती है, तो इसको हम सामान्यतः नाता बोलते हैं, लेकिन इसको फरकती भी बोलते हैं किसी क्षेत्रों में। इन्होंने इस फरकती से पूछ लिया, फरकती का संबंध किससे है? नाता से। आप याद रख सकते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, देख लो, नीलकंठ अलवर विषय के कौन सा कथन असत्य है? नीलकंठ अलवर के विषय में कौन सा? नीलकंठ अलवर जिले में पड़ता है, जिसके बारे में इन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न है कि इस स्थान को नोगजा जैन तीर्थ भी कहा जाता है। बिल्कुल ये सही है, नोगजा जैन तीर्थ माना जाता है। इस यहाँ नृत्य मुद्रा में, बिल्कुल डांसिंग मुद्रा में गणेश जी की प्रतिमा है यहाँ लगी हुई है। तो यहाँ एकाकी पहाड़ पर प्राचीन शिव मंदिर है। बिल्कुल ये तथ्य भी, शिव गुफा है, माना जाता है कि बहुत प्राचीन समय की है। बिल्कुल ये तथ्य बिल्कुल सही है। यहाँ पर शयन मुद्रा में हनुमान जी की विशाल, यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दी, ये पांडुपोल में है दोस्तों। आप महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा, हनुमान जी सो रहे थे एक बार और भीम ने वहां पर इनको छेड़छाड़ की थी। तो ये पांडुपोल की घटना है। पांडुपोल और इनके बीच में 28 से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, पांडुपोल और नीलकंठ के बीच में। तो इन्होंने क्या किया है, इसको आपस में सम्मिलित करके दे दिया। तो ये कठिन प्रकार का था। माना कि आपको ये गणेश जी के बारे में नहीं पता, लेकिन ये आपको पता होगा ये तथ्य कि गणेश जी की विशाल, ये हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है शयन मुद्रा में, ये पांडुपोल में। तो आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे घबराना नहीं है, कठिन स्तर का प्रश्न आने से आप सारे तथ्यों को आसानी से पढ़े, जिसमें आपको एक कहीं न कहीं क्लू मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सभी प्रश्नों में आपने देखा होगा, जब आपने पूर्व में प्रश्न डिस्कस किए, जहां पर सभी प्रकार के जो कठिन स्तर के पेपर प्रश्न थे, वहां पर एक आसान स्तर का ऑप्शन इन्होंने सेट किया हुआ था। दोस्तों आगे चलते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हुआ है 2025 में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला, बेणेश्वर मेला कब आयोजित किया जाता है? बेणेश्वर मेला कब आयोजित किया जाता है? बिल्कुल चैत्र पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, पौष पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा। दोस्तों माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा अभी हाल ही में एक प्रश्न आया था इसी से, बेणेश्वर से संबंधित के 3 नदियों, 3 राज्यों और 3 देवताओं और 3 कर्मकांड। क्या क्या? 3 नदियों, सो मई जाखम आप जानते हो, और 3 राज्य कौन से? एमपी, राजस्थान, एमपी, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्य हो गए। और 3 देवता कौन से हो गए? शिव, ब्रह्मा और विष्णु। 3 देवता कौन से? शिव, ब्रह्मा, विष्णु नहीं है, शिव, ब्रह्मा और विष्णु, बिल्कुल शिव, ब्रह्मा, विष्णु से। और 3 कर्मकांड, 3 कर्मकांड कौन से? स्नान करना, वहां जाते हैं तो मुंडन कराना पड़ता है, और तर्पण। बिल्कुल ये प्रश्न अभी हाल ही में आरपीएससी ने ही पूछा है कि भाई 3 कौन सा किससे संबंधित है, जिसमें ये आंसर था बेणेश्वर। तो बेणेश्वर के आप जानते हैं, बेणेश्वर के बारे में हम कुछ तथ्य याद देख सकते हैं कि ये नवापुरा आसपुरा तहसील है। आसपुरा, नवापुरा गांव, आसपुरा तहसील में डूंगरपुर जिले के अंदर डूंगरपुर में है। और उसके बाद में यहाँ गांव में, इसके पास में ही एक अपने साबला गांव में माऊजी, संत माऊजी की निष्कलंकी पीठ भी है। और माऊजी के मठ का एक एग्जाम में पूछा, कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है माऊजी के मठ का क्या नाम था, तो मठ का नाम था मानिंदा मठ था, मानिंदा मठ का नाम था। और आप जानते हो माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव किस से माना जा सकता है? मारू गुर्जरी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, सोरसनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश। तो देखो मगधी का अपने से संबंध नहीं है, तो जैसे डी आप काट सकते हो, ये डी इससे कट गया, डी इससे कट गया, डी इससे कट गया। अब देखो आपको नहीं पता था तो बहुत आसानी से आपको मगधी से अपन सोरसनी है, नागर से है, मारू गुर्जरी से, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। यदि इसी में से सर्वाधिक प्रभावी पूछे तो इसमें मारू गुर्जर होगा। बिल्कुल ये प्रश्न एक बार पूछा हुआ जिसमें ऑप्शन केवल यही पूछा हुआ था, मारू गुर्जरी अलग अलग यही दे रखे थे, लेकिन सर्वाधिक पूछा हुआ था। ये तथ्य है वो आरपीसी की 10वीं बोर्ड की किताब से उठाया हुआ है, जिसमें ये तीनों लिख रखे हैं। उसके बाद में ये भी लिख रखा है कि सर्वाधिक है वो मारू गुर्जरी से राजस्थानी का उद्भव है। तो आप याद रख सकते हैं सर्वाधिक मारू गुर्जरी अपभ्रंश से, लेकिन तीनों का संबंध पूछा है तो नागरी अपभ्रंश, सोरसनी अपभ्रंश से बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थानी भाषा की रचना जयनारायण व्यास द्वारा रचित नहीं है? देखो जयनारायण जी व्यास जो कि ढोल नृत्य को प्रोत्साहन दिया था, जालोर से संबंधित थे, जोधपुर के और राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार मनोनीत और एक बार निर्वाचित। और इनकी कई पुस्तकें भी लिखी, कई अखबार भी लिखे, आप जानते होंगे। जैसे पहले इन पुस्तकों दिया है कि राम जी सुओल्मो माने ऐसा दीजो राज मत दूज लाइजे, और पंछीड़ा। बिल्कुल आप पंछीड़े के बारे में जानते हो, ये इनका नहीं है। पंछीड़ा है वो माणकीलाल वर्मा का है।
पंसीड़ा, लेकिन एक पीड़ितों का पंसीड़ा, ध्यान रखना, पीड़ितों का पंसीड़ा, पीड़ितों का पंसीड़ा है वो विजय सिंह पथिक का है, विजय सिंह पथिक का है। लेकिन केवल पंसीड़ा पूछे तो माणकी लाल का, पीड़ितों का पंसीड़ा पूछे तो विजय सिंह पथिक का। और जयनारायण व्यास की और भी पुस्तकें हैं। बिल्कुल आप रिश्वत छोड़ दे, रिश्वत छोड़ दे, रिश्वत छोड़ दे। और पाछो मत आईजे बेटा राड़, राड़ यानी युद्ध को बोला इन्होंने। और एक मारवाड़ की अवस्था नाम से भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। एक पोंपा भाई पोल के नाम से भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। इनके अखबार आप जान सकते हो, एक पी अखबार इन्होंने लिखा है, और अखंड भारत इन्होंने एक अखबार लिखा है, और अनेक प्रकार के अखबार। और इनके पुस्तकों के बारे में आप याद रखें, इन पुस्तकों से वापस प्रश्न आ सकता है। राम जी सु ओल्मो माने ऐसो दीजो राज मत दूजे लाइजे। और दो पुस्तक मैंने और बताई है, रिश्वत छोड़ दे, पाछो मत आइजे, और मारवाड़ की अवस्था, पोंपा भाई की पोल और अखबार। और पीड़ितों का पंसीड़ा है वो, पीड़ितों का पंसीड़ा विजय सिंह पथिक का है। केवल पंसीड़ा है वो माणिकलाल वर्मा का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मथेरना कला किस चित्रकला से संबंधित? ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, वापस रिपीट होते हैं। लगभग हर प्रत्येक एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न रिपीट होते हैं, नए प्रकार के नहीं आते। किशनगढ़, अलवर, बीकानेर और बूंदी। इसका उत्तर दोस्तों आपको पता ही होगा, बीकानेर होगा। बीकानेर, अनूप सिंह बीकानेर के राजा अनूप सिंह के समय, बीकानेर के राजा अनूप सिंह के समय इसका स्वर्ण काल था चित्रकला का। जैन जाति के कलाकार जिन्हें महात्मा कहा जाता है, ये याद रखें, आपके नोट्सों में शायद न हो सका ये तथ्य। जैन जाति के चित्रकार थे जिन्हें महात्मा कहा जाता था, ये प्रश्न पूछा हुआ है, महात्मा कहा जाता था। और मथेरना कला से यो क्या करते थे, जो कि मतलब गीले प्लास्टर पर आला और ऐसे चित्र बनाए जाते थे। उस्ता कला, वो भी ऊंट की खाल पर चांदी की नक्काशी की जाती थी, वो भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। लेकिन ये मथेरना, ये भी बीकानेर की। उस्ता कला है वो रायसिंह ने संरक्षण दिया था, और जो कि ये मथेरना कला है वो अनूप सिंह के समय हुआ था। और मथेरना कला के कलाकार आप जानते होंगे वैसे सामान्यतः, लेकिन मैं बता देता हूँ, मुकुंद है, और जय किशन है, शिवदास है, मुन्ना लाल है। जय किशन, मुन्ना लाल, मुकुंद, मुन्ना लाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देखो, मालदेव के बारे में बता रहा था, बार बार प्रश्न आ रहे हैं। मालदेव ने अपने जीवन काल में किस मारवाड़ के उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? अब राम सिंह, उदय सिंह, राज सिंह, कुंपावात, चंद्रसेन। राम सिंह, इसको राम से जानते हैं, सबसे बड़ा पुत्र था, इसको नहीं किया। दूसरे नंबर उदय सिंह था, इसको भी नहीं किया। तो इस दोस्तों इसका आंसर होगा चंद्रसेन। अपने प्रेमिका रानी थी, उनके प्रभाव में आकर इन्होंने चंद्रसेन को है वो राजा घोषित कर दिया था। लेकिन राम और उदय सिंह मालदेव से परेशान होके या इस बात से खिन्न होके अकबर के पास में चले गए थे। और अकबर ने सबसे पहले सबसे बड़ा अकबर ने है वो मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। 1564 में अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मारवाड़ जोधपुर पर कब्जा कर लिया था, आप जानते होंगे वैसे। और 1531 से 1562 तक मालदेव का शासनकाल रहा। ये याद रखें, हो सकता है कि हंगामी एग्जाम में पूछ लिया जाए। और असमत वाला राजा कहते हैं, अपन पहले पढ़ लिया है। इनके पिता का नाम राव गंगा था, जो कि पितरहंता के रूप में भी जाना जाता है मालदेव के सामने था उस इतिहासकारों के अनुसार। हंगामी प्रश्न 6 नंबर। जयपुर प्रजामंडल की गैर कानूनी घोषित किए जाने के विरोध में निम्न में से किस महिला सत्याग्रह में भाग लिया था? सरस्वती बोरा, रमा देशवावी पांडे, महिमा देवी किंकर, नारायण देवी वर्मा। और तो इसका आंसर दोस्तों होगा रमा देवी पांडे। ये एक बार प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। रमा देवी पांडे ये है वो, आप हिंदी अकादमी की ग्रंथ की यहाँ से उसने प्रश्न पुटअप किया है एग्जामिनर ने। तो इन्होंने क्या है कि जयपुर प्रजामंडल गैर कानूनी घोषित किए जाने के विरोध में निम्न किस सत्याग्रह, बिल्कुल उसमें लिख रखा है कि रमा देवी, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी, सुशीला देवी गोयल का संबंध है वो था। आप वापस सुन सकते हैं, रमा देवी, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल का संबंध इन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया। तो इन्होंने बाकी तो ऑप्शन नहीं दिए है, केवल रमा देवी देश पांडे का दिया है। बाकी हो सकता है कहीं 2-3 का नाम देके पूछा जा सकता है हंगामी में, तो आप इन तथ्यों को आप नोट्सों में सम्मिलित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा प्रकार का प्रश्न है 7 नंबर। इन्होंने पूछा है कि मुड़िया लिपि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय रिकॉर्ड बनाने में, व्यवसायिक विवरण लिखने में किया जाता है। बिल्कुल हमारे जैन और वाणिये थे वो मुड़िया लिपि में लिखते हैं, आज भी लिखते हैं, आप महसूस किया होगा। दूसरा नंबर है कि मुड़िया लिपि है ब्रह्मी लिपि आधारित महाजनी लिपि के नाम से, बिल्कुल ये भी तथ्य है, बिल्कुल महाजनी लिपि के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद में इन्होंने तीसरा दिया है ऑप्शन, ये दाएं से बाएं, बिल्कुल ये गलत है। दाएं से बाएं नहीं, आरपीसी ने इसका आंसर यही माना है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखा जाता है, जो अपन अपन लिख रहे हैं वही इसका बाएं से दाएं होगा, ये आंसर नहीं होगा। मुड़िया लिपि के शब्दों को अलग अलग न लिखकर एक ही क्रम में लिखकर वाक्य पूर्ण, बिल्कुल ऐसे ऐसे साथ में लिखा जाता है, आप जानते होंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पारंपरिक आदिवासी नृत्य दांगड़ी, दांगड़ी राजस्थान के किस अंचल में प्रसिद्ध नृत्य है? बिल्कुल दांगड़ी का हाल ही में, दांगड़ी के बारे में जो अपनी राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू 2024 में बांसवाड़ा में आई थी, उस समय ये चर्चा में रहा था। इसकी वजह से लोग इसके बारे में इन्होंने एग्जामिनर में पुटअप भी कर दिया है प्रश्न। बांसवाड़ा भागड़ का नृत्य है, इसे भूंगल नृत्य के नाम से जाना जाता है। भूंगल भूंगल नृत्य के भी नाम से जाना जाता है। महिला के हाथ में झांझरी, महिला और युगल नृत्य, ये एक तरीका, महिला करती है तो महिला के हाथ में झांझरी होता है, पुरुष के हाथ में ढोल होता है। तो ये दांगड़ी नृत्य और दांगड़ी है वो बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। इसका आंसर दोस्तों बांसवाड़ा होगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुरा यदि आ जाए तो दोनों को संबंधित सामान्यतः आदिवासी इलाके में ये नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो भागोर के बारे में बता रहा था, भागोर और आड़ के बारे में बार बार प्रश्न पुटअप हो रहे हैं आरपीसी की ओर से। अगला प्रश्न है कि भागोर उद्योग की विशेषताएं शिल्प कौशल उच्च मानकों की, जिसकी तुलना भारत के किस स्थान के प्रारूप विज्ञान है प्रौद्योगिकी से की जाती है? बिल्कुल ये बहुत कठिन स्तर का प्रश्न है। इसमें है वो कि इन्होंने पूछा है कि गौरी मंडप तेलंगाना आंध्र प्रदेश, मोहर गाना पहाड़ उत्तर प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कि भाई जो भागोर में छोटे माइक्रोलिथिक उपकरण मिले हैं उनका भारत के ऐसे कौन से स्थल हैं वहां से उनका संबंध है। तो बिल्कुल इसमें इन्होंने आरपीसी ने आंसर है वो इसका है वो जो ये सेकंड नंबर का जो है, मतलब ये मोहर गाना पहाड़ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पड़ता है, इसको ये माना है इन्होंने। आप याद रख सकते हैं, वापस पुटअप हो सकता है ऐसा प्रश्न। मोहर गाना पहाड़ उत्तर प्रदेश से इनका आंसर माना है। 9 नंबर प्रश्न। और भागोर आप मध्य पाषाणकालीन स्थल है, आप चर्चा कर सकते हैं, पहले चर्चा की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न। राजस्थान के गद्य और पद्य निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? पहला है, इन्होंने दे रखा है कि रूपक एक प्रकार का काव्य है जो व्यक्ति के राजवंशों की उपलब्धियों का वर्णन करता है। बिल्कुल ये सही है। पर्ची संतों के जीवन इतिहास से कविता के रूप में उपलब्ध है। बिल्कुल ये भी सही है, इन्होंने सही नहीं पूछा है। मर्सी इनको आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान समाहित, बिल्कुल इसका इस प्रश्न का आंसर ये होगा, ये गलत है कहने का मतलब आंसर ये होगा। इसमें है वो मरने के बाद में व्यक्ति के महान उपलब्धियों के बारे में लिखे जाने वाला मर्सी है। ये राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब से इन्होंने ये प्रश्न पुटअप किया है। मर्सी है वो सामान्यतः मरने के बाद में जो काव्य लिखे जाते हैं वो उन्हें मर्सी के रूप में जानते हैं। ख्यात है वो वीरता विजय और महत्वपूर्ण कार्यों की लेखा जोखा है। तो बाकी आप याद रख सकते हैं। ख्यात के बारे में वापस प्रश्न आ सकता है, या पर्ची के बारे में या रूपक के बारे में। साहित्य से सामान्यतः प्रत्येक एग्जाम में साहित्य से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप याद रख सकते हैं साहित्य से प्रश्न। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धार्मिक एवं पर्यटन स्थल भीमलत महादेव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल ये है वो भीम, उदयपुर में, अलवर में, बीकानेर में और बूंदी में। बिल्कुल इसका आंसर है वो बूंदी में होगा। भीमतल जलप्रपात भी है राजस्थान में, वो भी बूंदी में ही है। बूंदी में है, मांगली नदी पर है, और मांगली नदी पर है। और ये महादेव जी का मंदिर है, ये भी बूंदी के उसी के आसपास क्षेत्र में। लेकिन एक भीलबेरी जो राजस्थान का दूध सागर अभी मानसून के दौरान काफी दिन अखबारों में आया था, उसका जो झरना है जो पाली जिले के भगोड़ा गांव में, कहाँ पे है? पाली जिले के भगोड़ा गांव में, पाली में है। ये याद रखें, आप एग्जाम में आ सकता है वापस। भीलबेरी झरना कहाँ पर है? दूध सागर झरना के नाम से जाना जाता है, जो कि पाली जिले के भगोड़ा गांव से। और एक भड़क जलप्रपात है, वो कहाँ पे है? बिजोलिया भीलवाड़ा में। तो अपन 3 जलप्रपात डिस्कस कर लिए। आरपीएससी ने अभी आरएस मेंस के अंदर जलप्रपातों से प्रश्न पूछे थे, तो यही लिखने थे, भड़क जलप्रपात, भीलबेरी जलप्रपात और एक ये भीमतल जलप्रपात। ये 3, इनके बारे में एक आध प्रश्न आ सकता है। अभी हाल ही में मानसून के दौरान ये चर्चाओं में थे, अखबार में फोटो वगैरह आते थे, तो हो सकता है कि एग्जामिनर के नजरों में पड़े और प्रश्न पुटअप किया जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है कि 1857 में अंग्रेजों की सहायता आगरा जा रहे अलवर के सैन्य दल की नसीराबाद और नीमच के विद्रोहियों को किस स्थान पर मुठभेड़ हुई?
तो दोस्तों ऐसा माना जाता है इसका कामा, अचनेरा, भरतपुर, खेड़ेली, तो इसका आंसर होगा अचनेरा। ऐसा माना जाता है कि अचनेरा बात कुछ ऐसी है कि 1857 चल रहा था, क्रांति चली रही थी। आगरा किले में अंग्रेजों के कुछ बच्चे स्त्रियां को बंदी बना लिया। क्रांतिकारियों ने उनकी सहायता के लिए अलवर के राजा था बन्ने सिंह। कौन था, पूछा जा सकता है, बन्ने सिंह। अलवर के राजा बन्ने सिंह हैं, और सेना भेजी। सेना भेज के आगरा के अचनेरा गांव में बन्ने सिंह की सेना का सामना नसीराबाद और नीमच के विद्रोहियों से हुआ था। तो इसका आंसर है वो अचनेरा गांव होगा। ये अच्छा फैक्ट है, सामान्यतः सम्मिलित नहीं है नोट्सों और जो भी कोचिंग मटेरियल है उनमें, तो आप इसके अपने नोट्सों में ऐड कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, बाबूजी की पावड़ा किस जाति के लोग प्रमुख रूप से गाते हैं? बाबूजी का पावड़ा किस जाति के? मेर, गुर्जर, भाट, थोरी। बिल्कुल इसका आंसर थोरी होगा। थोरियों को भील, थोरी भील आपने पढ़ा होगा, भील थोरी है वो, बाबूजी ने 7 भील थोरी भाइयों की रक्षा की थी, और इसका आंसर है, लेकिन बाबूजी की फड़ है वो भील, भील जाति के भोपे बजाते हैं, लेकिन इसका आंसर थोरी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाबूजी को आप मान सकते हैं कि ऊंट वाले, ऊंट लाने का श्रेय जाता है, और लक्ष्मण का अवतार है। और आगे 14 नंबर प्रश्न है कि दैया राजपूत बीका का विश्वासघात निम्नलिखित में से किस शासक के पराजय का कारण बना? तो दोस्तों इसका आंसर चंद्रसेन, मालदेव, कानरदेव, अमीर। इसका आंसर का, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ, आरपीएससी ने पहले शायद एक एग्जाम में 2-4 महीने पहले ही पूछा हुआ था। तो इसमें माना जाए कानरदेव जालोर किले के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और कानरदेव को धोखा करके, एक नाम था, पूरा नाम था विक्रम सेजवाल। ये एग्जाम आरपीसी में एक बार पूछा था, पूरा नाम विक्रम सेजवाल दैया, सेजवाल दैया, ये पूछा था 2-4 महीने पहले। और इन्होंने क्या किया, बीका ये घटिया आदमी निकला था, कानरदेव के साथ गद्दारी कर ली थी थोड़े बहुत सोने के लिए, और इसने है वो किले का गुप्त दरवाजा बता दिया था। और कमालुद्दीन कुर्ग के नेतृत्व में जो सेना आई थी, और उन्होंने है वो जालोर को आक्रमण किया। कानरदेव और वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए, और किले का नाम जलालाबाद कर दिया, आप जानते होंगे। बिल्कुल, ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? चिश्ती से शाह निमातुल्लाह, बंदा नवाज गैसुदराज, बाबा फरीद, ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती। तो शाह निमातुल्लाह है, इसका आंसर नंबर 1 ही होगा, शाह निमातुल्लाह। जिस इन्होंने निमातुल्लाह सिलसिला, अपने नाम का ही निमातुल्लाह सिलसिला है, सिलसिला चलाया था। बाकी ये तीनों ही हैं वो, इनका संबंध चिश्ती सिलसिले से। गैसुदराज, बंदा नवाज या गैसुदराज है वो बंदे नवाज के नाम से जाना जाता है। बाबा फरीद है वो गजे शक्कर के नाम से जाना जाता है। और ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती, जो आप जानते हो अजमेर में दरगाह है, महान है वो, चिश्ती संप्रदाय के संत हुए। उसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, 16 नंबर, निम्नलिखित में शाहपुरा प्रजामंडल के कौन सदस्य नहीं थे? शाहपुरा के प्रजामंडल के कौन सदस्य नहीं थे? भोगीलाल जी पांड्या, गोकुल लाल जी असावा, लक्ष्मी नारायण जी कटिया, रामचंद्र जी ओझा। तो दोस्तों भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, बिल्कुल शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे। माना कि अपन को नहीं आता कि लक्ष्मण नारायण कटिया किससे थे, तो अपन को ये पता है कि भोगीलाल जी पांड्या बांसवाड़ा थे। तो इस कठिन प्रश्न का आंसर निकाला जा सकता है। यदि प्रश्न ऐसे आते हैं तो घबराना नहीं है, इन प्रश्नों को अच्छे से सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर सोचना है कि कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा है नहीं, कौन सा नहीं हो सकता है, उससे आधार पर आप आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपसे आंसर निकलेगा। तो भोगीलाल जी पांडे नहीं थे, और क्योंकि इनका बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित था। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना आप जान सकते हैं कि 18 अप्रैल 1938 में गोकुल लाल जी असावा, लादूराम जी व्यास, अभय सिंह जी डांगी, इन्हीं के नेतृत्व में। तो और नाम कुछ है, गोकुल लाल असावा, लक्ष्मी नारायण कटिया, रमेशचंद ओझा, लादूराम व्यास, अभय सिंह जी डांगी, ये हैं वो शाहपुरा प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। शाहपुरा के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले उत्तरदायी सरकार शाहपुरा प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 17 नंबर की ओर। 1907 में गोविंद गिरी ने भीलों को कोलिया को किस गांव उपदेश देना प्रारंभ किया? दोस्तों गोविंद गिरी के बारे में अच्छे फैक्ट आप पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, आरपीसी में। अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में भी गोविंद गिरी जी से प्रश्न पुटअप किए हैं हम लोगों ने। तो वेदसा गांव में इनका जन्म 1858 में जन्म हुआ, आप याद रख सकते हो 1858। उसके बाद में बंजारा जाति से इनका
संबंध था बंजारा जाति से। और वेदसा या बेड़सा, आप जान सकते हो, वेदसा हो बेड़सा हो, इनका से गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। और इनका नाम बांसिया भी था, कहीं कहीं बांसिया भी लिखा आता है किताबों में, तो बांसिया भी वेदसा का ही अन्य नाम था। ठीक है। 1908 से कब 1908 से 1910 तक ये गुजरात चले गए थे दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज इनके पीछे लगे हुए थे। भीलों के बीच में सूत है, ईडर राज्य में रहकर कृषि कार्य किया, इन्होंने खेती का कार्य किया गुजरात में। फिर वापस 1911 में, कब 1911 में ये वापस राजस्थान आ गए। ये तथ्य आपको याद रखने हैं, आरपीसी इनसे स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछे जा रही है। तो 1911 में फिर वेदसा आ गए, और ये प्रश्न पूछा हुआ है कि राजस्थान वापस कब आए, 1911। उसके बाद में ये वापस गुजरात में 1920 1921, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा। 1920 और 21 में असहयोग आंदोलन जो गांधी जी का था गुजरात में, उससे जुड़े थे। और इनके बारे में और भी फैक्ट है कि 1883 में सिरोही में संप सभा किसने स्थापना की, गोविंद गिरी ने। उसके बाद में 1911 में भगत पंत, कब 1911 में भगत पंत के 3 सम्मेलन हुए थे, आप जानते हैं कि 1903 में, और उसका दूसरा सम्मेलन 1908 में। तीसरा सम्मेलन है वो प्रसिद्ध सम्मेलन 1913 में मानगढ़ में हुआ था, जो कि मानगढ़ हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। और तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो गया, बेरसा, वेदसा, या इसे क्या बोला था, बांसिया। तो इस प्रश्न का उत्तर 3 नंबर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है, कुमारपाल चालुक्य को किस चौहान शासक ने पराजित कर मेवाड़ व मारवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। 18 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, विग्रहराज तृतीय। तो आपको मैंने पहले विग्रहराज चतुर्थ का प्रश्न इन्होंने पूछा हुआ है पहले एक बार, तो इसका आंसर विग्रहराज चतुर्थ होगा दोस्तों। ये व्यक्ति वो था विग्रहराज चतुर्थ, दिल्ली के तोमरों को हराया इन्होंने, कहा दिल्ली के तोमरों को हराया। और उसके बाद में इन्होंने गजनी के सुल्तान खुसरो को पराजित किया, इन्होंने क्या है कि ऑप्शनों में विग्रहराज चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय ऐसे कर दिए, लेकिन आपको इनके बारे में घबराना नहीं है। आप ये जब भी फैक्ट पढ़े तो आप अच्छी से जो भी चतुर्थ, तृतीय, पृथ्वीराज जैसे थर्ड है, तो ये मतलब चालाकी कर सकते हैं एग्जामिनर, थर्ड, प्रथम, चतुर्थ सब दे देते हैं, एक ही आजकल ऐसे प्रश्न बनाने जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, विग्रहराज चतुर्थ थे, इन्होंने खुसरो को हराया, तथा कुमारपाल चालुक्य था, चालुक्य शासक, उसको हराया। उसके बाद में अर्णोराज के बारे में आप जान सकते हैं फैक्ट कि अर्णोराज है वो कुमारपाल चालुक्य से हारा था, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ ने कुमारपाल चालुक्य को हरा दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19 नंबर प्रश्न की ओर। राव चंद्रसेन भाटियों को पोकरण क्यों दिया था। अकबर से पोकरण की रक्षा करने में असक्षम रहने पर अकबर के विरुद्ध भाटियों का सहयोग प्राप्त करने हेतु, भाटियों से अपने बंधु बांधवों को सुरक्षित करने के लिए, भाटियों से धन प्राप्त करने हेतु। तो दोस्तों इसका आंसर ये 4 नंबर होगा, भाटियों से धन प्राप्त करने हेतु। कि ऐसा माना जाता है कि चंद्रसेन जब जोधपुर का राजा था, उस समय अकबर ने अधिकतर इसके परगने छीन लिए थे। एक ही परगना था जो कि था कौन सा, पोखरण। ऐसा माना जाता है कि भाटी उसको छीनने की कोशिश कर रहे थे, और चंद्रसेन चाहता था कि चंद्रसेन के पास में धन की कमी भी थी, और वहां का भाटियों के शासक था हर्राज भाटी था। उन्होंने प्रस्ताव रखा चंद्रसेन के सामने कि यदि आप वापस अधिकतर आपके हैं वो परगने छीन लिए अकबर द्वारा, ये भी छीना जा सकता है, आप हमें दे सकते हैं, हम आपको कुछ राशि है वो दे सकते हैं। लेकिन उस समय एक सिक्का चलता था फरिया, ऐसा माना जाता है कि 1 लाख फरिये दे के है वो पोखरण हर्राज भाटी को दे दिया था चंद्रसेन ने। और चंद्रसेन को सहायता मिल गई थी अकबर से लड़ने के लिए। चंद्रसेन प्रताप का अग्रगामी माना जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा के रूप में आप जाना जाते हैं, और ये मारवाड़ का प्रताप के रूप में भी राजस्थान में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो आरपीसी जहां से पूछ रही है एग्जाम, ये प्रश्न डिस्कस करने क्या फायदा। आप देख सकते हो कि बार बार ये जीर्ण माता के बारे में प्रश्न आ रहा है, बार बार मालदेव के बारे में प्रश्न आ रहा है, आहड़ भागोर के बारे में बार बार प्रश्न आ रहे हैं। ये जो जुलाई माह में ये प्रश्न पेपर आयोजित किए, तो आगामी एग्जाम आप देख सकते हैं जो यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन तथ्यों के बारे में आप और ज्यादा से पढ़े, बाकी तो सारे पढ़ने ही है, उनके बारे में और ज्यादा पढ़े। तो पहला है कि लोक देवी के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करो। पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि औरंगजेब ने कुष्ठ रोग से मुक्ति की कामना के मंदिर में श्रवण छत्र भेंट किया था। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब मंदिर तोड़वा रहा था, तो उन्होंने ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब मंदिर यहाँ आया और जीर्ण माता के बारे में, तो उन्होंने
ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर तांत्रिक शक्तिपीठ है। यहाँ के बोला तो औरंगजेब ने कहा, औरंगजेब खुद कुष्ठ रोग से पीड़ित था, उसने कहा कि मेरी यदि ये कुष्ठ से मैं मुझे मतलब सही कर देते तो मैं देवी का पर्चा माना जाता है। ऐसा माना जाता है 15 दिनों में औरंगजेब सही हो गया और औरंगजेब ने छत्र चढ़ाया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा नंबर, ये तांत्रिक शक्तिपीठ है, बिल्कुल ये भी सही है, तांत्रिक शक्तिपीठ है। या अखंड ज्योति जलती है जहाँ काजल शिखर पर काजल बनाया जाता है, बिल्कुल यहाँ काजल शिखर पर काजल बनाया जाता है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने रोपवे भी, ये राजस्थान ज्योग्राफी में आ सकता है कि काजल शिखर कहाँ है, तो ये काजल शिखर कहाँ है, ये जीण माता के मंदिर के पास में है। तो इसका किससे संबंध है, जीण माता का संबंध है। पहले आपने पढ़ लिया, इनका चिरजार सबसे बड़ा है, लोकगीत और मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा पहले घी भेजा जाता था और जो कि रेवासा गांव में है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हमारे नवयुग एकेडमी से जुड़ सकते हैं, ये हमारे लोगो है। अब अगला रिसर्च असिस्टेंट 2025 के प्रश्न पत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि चार चौमा का शिव मंदिर निम्नलिखित किस काल में संबंधित है? कुषाण काल से, वैदिक काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से। ऐसे प्रश्न आए तो आप याद रखें कि वैदिक काल से हो नहीं सकता, क्यों सामान्यतः ऐसा माना जाता है गुप्त काल से ही उत्तर भारत में मंदिरों का है वो अवशेष प्राप्त हुए, तो वैदिक काल को आप काट दीजिए। और मौर्य काल गुप्त से पहले आया तो मौर्य काल में भी मंदिर नहीं बने, तो ये भी काट दीजिए। अब कुषाण काल और गुप्त काल में हो सकता है, तो आप अब देखो इसमें गुप्त काल आंसर होगा दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल राजस्थान में सर्वाधिक गुप्त काल के मंदिर यदि पूछे जाए, आपको ऐसा पूछा जाए कि गुप्त काल के सर्वाधिक मंदिर कहाँ है, तो आपको आंसर करना है कोटा। कोटा में बहुत सारे गुप्त काल के मंदिर बने हुए हैं। सबसे पहले मंदिर बात करें अपने शीतलेश्वर का मंदिर, जो कि 689 प्रथम तिथि युक्त मंदिर है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर है। उसके बाद में जो कि कहाँ है, झालावाड़ में। उसके बाद में चार चौमों का मंदिर, ये कब का है, गुप्त काल का मंदिर है, जो कि कहाँ बना हुआ है, तो आप याद रख सकते, पूछा जा सकता है, लाडपुरा तहसील है, कहाँ पे, कोटा में, लाडपुरा तहसील में बना हुआ है। उसके बाद में एक भीम चौरी, ये भी गुप्त काल का है, कहाँ है, कोटा में। उसके बाद में कणसवा का मंदिर है, ये भी कहाँ है, कोटा में। भीम चौरी और चार चौमा, कणसवा और शीतलेश्वर महादेव मंदिर 799 ईस्वी का प्रथम तिथि युक्त मंदिर। और उसके बाद में भरमर माता का मंदिर, दोस्तों भरमर माता का मंदिर हाल ही में ये प्रश्न पूछा हुआ है, भरमर माता का मंदिर किस काल से संबंधित है, तो भरमर माता का मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। कहाँ पे है, छोटी सादरी कहाँ पड़ती है, आपको पता होगा, ज्योग्राफी में पता होगा, प्रतापगढ़ में पड़ती है, छोटी सादरी प्रतापगढ़। उसके बाद में कुछ गुप्तकालीन मंदिर और भी अपन डिस्कस कर लें, तो सबसे पहले एक है माकनगंज का मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर है, जो चित्तौड़गढ़ में। कौन सा, माकनगंज का मंदिर चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, गुप्तकालीन मंदिर है। उसके बाद में बयाना भरतपुर में विजय स्तंभ है, वो गुप्त काल का सबसे पहला विजय स्तंभ कहाँ है, बयाना में। उसके बाद में नंगला भरतपुर में गुप्त काल के सिक्के मिले हैं। और नलियासर जयपुर में गुप्त काल का स्थल है। गुप्त काल के बारे में ये तथ्य आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, यहाँ से एक प्रश्न वापस पुटअप हो सकता है। चार चौकों का मंदिर लाडपुरा तहसील में, भीम चौरी गुप्त काल से, कणसवा का मंदिर गुप्त काल से, भरमर माता गुप्त काल का मंदिर है, शीतलेश्वर गुप्त काल 699 पहला प्रथम तिथि युक्त मंदिर है। उसके बाद में माकनगंज का मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है, बयाना भरतपुर में विजय स्तंभ, नंगला जाज में गुप्तकालीन मंदिर है, नलियासर जयपुर का गुप्तकालीन स्थल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में रामसनई संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों, उनके साथ सुमिलित कीजिए, सही कूटों का चयन कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि रैण का संबंध आप जानते हैं कि दरियाव जी से संबंधित है रैण का। उसके बाद में शाहपुरा इनकी प्रसिद्ध पीठ है। शाहपुरा से संबंधित कौन है, रामचरण जी। आप इनके शाहपुरा पीठ के बारे में आप सबसे प्राचीन शाखा, यहाँ पर फूलडोल मेला एकमात्र है, वहां पर क्या होता है, फूलडोल मेला, गुलाबी चादर वगैरह आपने जो तथ्य पढ़े ये कहाँ से है, शाहपुरा। उसके बाद में शीतल, और शीतल का संबंध किससे है, शीतल हरिराम जी से। और खेड़ा पाका किससे, रामदास जी से। बिल्कुल ये तथ्य मिलाए हैं, आप ये वापस तथ्यों को याद करें, इसे आंसर मिला देना कौन सा है। तो इसका फूलडोल मेला कहाँ से है, फूलडोल का शाहपुरा से है। और सबसे प्राचीन कौन सी है, शाहपुरा वाली शाखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा युग समाचार पत्र से सुमिलित नहीं है। अधिकतर 90 प्रश्नों में ये नहीं है, उम्मीद है याद रखें। वैसे इन्होंने हाईलाइट करके दिया है, तो अभी आप याद रखें। उसके बाद में समाचार पत्र मार्तंड जयपुर से संबंधित, बिल्कुल ये सही बात है, जयपुर से प्रकाशित होता था 1884
प्रकाशित होता था जयपुर से, बिल्कुल समाचार मार्तंड जयपुर से संबंधित है। दूसरे नंबर है जग हितकारक, बिल्कुल ये इन्होंने, इसका आंसर यही होगा। जग हितकारक नहीं है, ये जग हितकारक है वो कहां से होता था, ये अजमेर से। जग हितकारक का संबंध कहां से है, अजमेर से। उसके बाद में विद्यार्थी अखबार उदयपुर से। मजरूम उल सरूर, मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर लिया, मजरूम उल सरूर राजस्थान का प्रथम अखबार है, वो कहां से प्रकाशित, भरतपुर से। और किस में होता था, हिंदी व उर्दू में। और इसके संस्थापक मतलब लेखक कौन थे, तो जुगल किशोर जी इसके संस्थापक थे। संस्थापक को या मतलब लेखक जुगल किशोर जी, आप याद रख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है वापस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में किस लोक नाट्य के लोग को खेलर कहलाते हैं। बिल्कुल ये थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है। तमाशा, नौटंकी, स्वांग, रमत। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रमत। रमत जो कि आप जानते हो कि जैसलमेर बीकानेर से संबंधित है रमत का, जैसलमेर बीकानेरों में। और इनके प्रसिद्ध कवि आप जानते हो रमत के, तेज कवि, जो महात्मा गांधी को इन्होंने रमत की पुस्तक भेंट की थी, तेज कवि। उसके बाद में फागू महाराज जी, सुआ महाराज जी। और इनमें क्या है कि इन्होंने क्या पूछा है, खेलर, ये वापस पूछा जा सकता है। इसमें दो टर्मिनोलॉजी होती है रमत से। एक तो होता है खेलर क्या होता है, और एक होता है टेरिया। टेरिया तो क्या होता है, लंबी टेर देता है और बात रखेगा अपनी। रमत शुरू होने से पहले कोई भी बात रखेगा, लंबी टेर देगा, तो इसे बोलते हैं टेरिया। टेरिया बोलते हैं। और ये क्या मूल ऊर्जा देता है, ये पूछा जा सकता है, मूल ऊर्जा कौन देता है, तो टेरिया दोस्तों, टेरिया। उसके बाद में खेलर कौन होता है, खेलर होता है कलाकार को कला करता है, उसे बोलते हैं खेलर। तो इन्होंने खेलर को पूछा है, तो हो सकता है अगला में टेरिया पूछ सकता है। टेरिया का संबंध किससे है, तो रमत से होगा। टेरिया क्या करता है, तो बात रखता है। टेरिया क्या है, मतलब ये पूछ सकता है कि रमत का मूल ऊर्जा का स्रोत टेरिया होता है या खेलर होता है, तो टेरिया होता है। और इसके संबंधित में यही है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। गुप्त क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत की समिति की राजस्थान शाखा निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में स्थापित की गई। पहला है ब्रजमोहन माथुर, दामोदर दास राठी, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट। दोस्तों वैसे तो दामोदर दास राठी भी इस अभिनव भारत से जुड़े हुए थे, अर्जुन लाल जी सेठी भी जुड़े हुए थे, केसरी सिंह जी बारट भी जुड़े हुए थे। कुछ पुस्तकों में इस प्रश्न का आंसर मुझे मिला नहीं है, लेकिन आरपीसी ने इसका उत्तर ब्रजमोहन माथुर माना है। ब्रजमोहन माथुर इसका आंसर माना है। हो सकता है कि वापस फाइनल आंसर की में चेंज होए, आप वो अपने स्तर पर देख सकते हैं, लेकिन हम नवयुग टेलीग्राम पे आपको इसको अपलोड कर सकते हैं, वापस फाइनल होगा तब। लेकिन इसका आरपीसी ने क्या माना है, ब्रजमोहन माथुर आंसर माना है। कौन सी, अभिनव भारत समिति की निम्न शाखा का नेतृत्व तो पूछा है इन्होंने। जुड़े हुए तो ये सभी थे, केसरी सिंह जी भी जुड़े हुए थे, दामोदर दास राठी, अर्जुन लाल सेठी सभी जुड़े थे। और बाकी हमने पेनोरमा वगैरह इनमें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये आंसर इसका मिला नहीं। चैट जीपीटी गूगल से मिलने की कोशिश की, नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है इन्होंने, राजस्थान में आयोजित होने वाले विभिन्न उत्सवों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, सही कूट का चयन करें। तो इन्होंने क्या पूछा है कि ये तो आसान स्तर का क्वेश्चन है। मरु महोत्सव आपको पता होगा, मरु महोत्सव पूछा जा सकता है, कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर में। कब मनाया जाता है, तो जैसलमेर आपको पता ही होगा जनवरी फरवरी में। तो बिल्कुल ये सबसे पहले हो गया जनवरी फरवरी में। उसके बाद मारवाड़ महोत्सव कब होता है, सितंबर में। मारवाड़ महोत्सव सितंबर में। मत्स्य महोत्सव कब होता है, तो ये होता है नवंबर, मत्स्य नवंबर में। उसके बाद मेवाड़ कब होता है, अप्रैल में। तो पहला कौन सा हो गया, पहला ये हो गया मरु महोत्सव। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा उसके बाद में दूसरा हो गया ये मेवाड़ महोत्सव। तीसरे नंबर ये हो जाएगा मारवाड़, और चौथे नंबर मत्स्य नवंबर में हो जाएगा। आंसर ये शायद 3 होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सती प्रथा उन्मूलन वर्ष व रियासती वर्ष सम्मिलित नहीं। ये राजस्थान की 10वीं बोर्ड के पेज संख्या 2 कक्षा 10 की पुस्तक से ये तथ्य उठाए गए हैं। सबसे पहला दे रखा है इन्होंने कि 1865 में उदयपुर में प्रतिबंध किया, 1862 में कोटा में, 1860 में जोधपुर में, 1845 जयपुर में। इसका आंसर दोस्तों है वो ये होगा पहला। 1865 में उदयपुर में नहीं किया था, उदयपुर में है वो, ऐसा माना जाता है, ये गलत है। बाकी 1845 में जयपुर जॉन लुडलो के समय राम सिंह राजा था, 1862 में कोटा, 1860 में जोधपुर। ये तीनों सही है, और ये पहला है वो प्रश्न गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिजोलिया का किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में किस महिला ने नेतृत्व प्रदान किया। नारायणी देवी वर्मा, अंजना चौधरी, भगवती देवी, रमा देवी,
देखो इन महिलाओं के बारे में प्रश्न पहले भी पढ़ा था आपने, रमा देवी के बारे में वगैरह। तो इस ऑप्शन के बारे में यदि बात करें सबसे पहले, उसके बाद सबसे पहले बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मतलब नेतृत्व पूछा है तो अंजना देवी चौधरी, इसका फुल नाम है अंजना देवी चौधरी। ये सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की महिला है अंजना देवी चौधरी। नेतृत्व बाकी जुड़ी हुई है, भगवती देवी भी थी, रमा देवी भी जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने नेतृत्व पूछा तो अंजना देवी चौधरी जो राम नारायण चौधरी की वाइफ थी, सर्वप्रथम गिरफ्तार होने वाली महिला थी। बिजोलिया से संबंधित रमा देवी भी गई थी, रमा देवी भी ये बिजोलिया से गई थी। तो दोस्तों आप याद रखें इसका उत्तर अंजना देवी के बारे में ये तथ्य याद रखें, सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली महिला अंजना देवी चौधरी थी जो राम नारायण चौधरी की वाइफ थी, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी चित्रकला शैली दर्शन चौबीसिया से संबंधित है? नाथ द्वारा, उनियारा, सिरोही, सामोद। दोस्तों देखो इसके बारे में अलग अलग गाइडों में अलग अलग उत्तर दे रखे हैं, लेकिन आरपीएससी ने उसका फाइनल आंसर की तो अभी जारी नहीं की है, अभी प्रोबेशनल आंसर की उसमें सिरोही माना है आंसर। तो वापस फाइनल होगा उसमें हम नवयुग एकेडमी के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहां पे हम वापस अपलोड कर देंगे। लेकिन एक बार आरपीएससी ने सिरोही माना है, बाकी गाइडों में इसका सही सटीक आंसर दे नहीं रखा है, तो इसका आंसर सिरोही आप मान सकते हो एक बार के लिए। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा स्थान कागजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए, ये तो आपके बहुत ही आसान स्तर का प्रश्न है, अलवर। डोनल पत्तलों के बारे में जानते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो डोनल पत्तल अलवर के कागजी बर्तन सबसे फेमस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नदी, ये जो प्रश्न अपने पहले बांसवाड़ा के बारे में पढ़ा था, 3 नदी, 3 क्रियाकांड, 3 स्थल, 3 देव, कौन सा धार्मिक प्रसिद्ध है? बेणेश्वर धाम। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। नवा टापरा गांव में है। बिल्कुल इसके बारे में पुष्कर आपको पता ही होगा, अजमेर में पड़ता है, राजस्थान का मतलब सबसे पवित्र स्थल, और बाणगंगा जयपुर में पड़ता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि 12वें नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा, बांसुरी, शहनाई का समन्वित रूप है? बहुत अच्छे स्तर का प्रश्न है। इन्होंने पूछा है कि भाई कौन सा है वो तीनों, मसक है, मोरचंग है, पुंगी है, सतारा है। देखो इन्होंने सतारा पूछा है। अब सतारा ये कई बार पूछा हुआ सतारा के बारे में। सतारा नाम तो तारा है, सतारा तार नहीं, लेकिन ये सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर है, ये सबसे अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है, सुशीर वाद्य यंत्र है, तो इसका आंसर भी सतारा होगा। सतारा में ऐसा माना जाता है कि भाई अलगोजा में 2 बांसुरी होती है, तो सतारा में भी 2 बांसुरी होती है। उसके बाद में कि माना जाता है कि बांसुरी में 6 छेद होते हैं, तो सतारा में भी 6 छेद होते हैं, और शहनाई की तरह छोटा होता है, ये शहनाई की तरह, इसलिए तीनों का समन्वित रूप कौन सा है? सतारा, बिल्कुल। और मसक के बारे में आप जान सकते हैं, बकरे की खाल से मढ़ा जाता है। मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, दांतों के बीच में रखकर बजाया जाता है। और उसके बाद में पुंगी कालबेलिया बजाते हैं, आपको पता ही होगा, पुंगी कालबेलिया बजाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ियों के रास्ते हैं? बिल्कुल इसका आंसर आरपीसी द्वारा रणथंबोर माना है। रणथंबोर दुर्ग 84 पहाड़ियों के रास्ते में पड़ता है, और इसकी कुंजी जाइन का दुर्ग आप जान सकते हो, जाइन का दुर्ग। और यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी ने कई बार एक हिंदुस्तान मतलब कई डायलॉग मारे थे कि मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर। अलाउद्दीन खिलजी में 1301 राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था अमीर के समय, और जल जोहर भी राजस्थान का यही हुआ था। तो ये रणथंबोर के बारे में बयाना दुर्ग भरतपुर में पड़ता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपको पता ही होगा, मछली की आकृति का बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और उसके बाद में मांडवगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा युग्म है वो प्रजामंडल नेता से सुमलित नहीं है? भरतपुर में गोपीलाल जी यादव, पहले में प्रश्न पूछा है गोपीलाल जी यादव, बिल्कुल। भरतपुर 1938 में अपने पहला पढ़ा था, रेवाड़ी में हुआ था स्थापना इसकी, और गोपीलाल जी यादव अध्यक्ष थे। किशनलाल जी जोशी के प्रयासों से स्थापना हुई, याद रखना है आपको, किसके प्रयासों से? किशनलाल जोशी, और अध्यक्ष कौन से? गोपीलाल यादव, ये सही है। दूसरे नंबर है कि इसका आंसर माना जाता है कि बूंदी से हीरालाल कोठारी, नहीं, हीरालाल कोठारी का संबंध कहां से था? मेवाड़ से था, बूंदी से नहीं था, तो ये याद रखना। इसका आंसर 2 नंबर होगा। बूंदी से नहीं है। बूंदी से कौन थे? बूंदी से हीरालाल जी का नहीं है। हीरालाल जी कोठारी का संबंध कहां से? मेवाड़, वापस पूछा जा सकता है ये तथ्य। और उसके बाद में 3 नंबर क्या है? अलवर भवानी शंकर शर्मा, बिल्कुल सही है। पहला अधिवेशन हुआ था भवानी शंकर शर्मा के प्रयासों से हुआ था, और हरिनारायण शर्मा भी अलवर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। कोटा में नैनूराम, ये तो फेवरेट आप सबको याद ही होगा। तो इसका आंसर दोस्तों 2 नंबर होगा, हीरालाल कोठारी मेवाड़ से जुड़े हुए थे। 15 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मेवाड़ के सर्वप्रथम गुरिल्ला युद्ध की पद्धति प्रारंभ की? देखो इन्होंने सर्वप्रथम पूछा है, क्या पूछा है? मतलब सर्वाधिक स्तर पर तो प्रयोग करने वाले प्रताप थे,
लेकिन सर्वप्रथम आरपीएससी ने इसका आंसर कुंभा माना है। आरपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की, आप हमारे प्रश्नों और ऑफिशियल आंसर की के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। हमने सारे प्रश्न है वो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेके सारे जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे डाले हैं, और आंसर की है वो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से, इधर उधर से कहीं किसी की व्याख्या नहीं ली है, हमने ऑफिशियल वेबसाइट से आंसर लिए हैं, तो इन्होंने उसका उत्तर कुंभा माना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संगीतकार शास्त्रीय संगीत के अतरोली घराने से संबंधित था। अब 16 नंबर के अतरोली घराने कहाँ का था। अतरोली घराना आपको पता ही होगा, अतरोली यूपी का था, यूपी का था। तो अतरोली घराना था, सूरत से सानिया घराने से थे, और खैराती खां मतलब अतरोली घराना खैराती खां है वो इसका आंसर होगा, और उसके बाद में सूरत खान सैनिया घराने से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किस जिले का पर्यटन स्थल केला पानी, केला पानी अजीब नाम है, केला पानी स्थित है। पर्यटन स्थल के केला पानी का संबंध कहाँ से, हनुमानगढ़ से, बांसवाड़ा से, बाड़मेर से, उदयपुर से। बाड़मेर से तो केला पानी कोई मतलब है नहीं, तो केला पानी ऐसा माना जाता है कि ये स्थल है वो बांसवाड़ा का वो स्थल है जहाँ पर पांडव ने, आपको पता होगा, अज्ञातवास बिताया था। कितने अज्ञातवास, 1 साल का अज्ञातवास बिताया था इन्होंने। अज्ञातवास बिताते समय पांडवों ने कहा जाता है कि वो वही स्थान है जहाँ 88,000 ऋषियों को इन्होंने क्या किया, खाना खिलाया। और फिर लास्ट में पांडव खुद खाना खा रहे थे, तो खाना खा रहे थे, एक मक्खी आके उस भोजन में गिर गई। गिरने के बाद में इन्होंने क्या है कि वो मक्खी बाद में भोजन वहां गिरा दिया गया था, भोजन गिरा दिया, और केलों के पत्ते भोजन कर रहे थे। तो आज ऐसा माना जाता है ना तो यहाँ पे केलों की कमी है, न ही भोजन की कमी है, न ही केले के पत्तों की कमी है। तो केला पानी कहाँ से संबंधित है, बांसवाड़ा। इसका उत्तर क्या होगा, बांसवाड़ा। अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, अर्जुनयन जनपद का राजस्थान का मुख्य क्षेत्र था। अर्जुनयन आपको पता होगा, अलग अलग ये आए थे, टोंक से आए थे, मतलब पंजाब के क्षेत्र से अलग अलग जनपद आए थे। मत्स्य जनपद अलवर भरतपुर के आसपास वाला। उसके बाद में अपन ने शकों के पहले बारे में पढ़ा था, उसके बाद कुषाणों के बारे में भी पढ़ा था। तो इसने अर्जुनयन के बारे में पूछा है, तो अर्जुनयन आपको पता होगा को योद्धाओं ने कुषाणों को हराया था, और अर्जुनयन के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में अर्जुनयन जनपद है वो मुख्य क्षेत्र कहलाता था। उसके बाद में 19 नंबर, वागड़ प्रदेश में प्रचलित लोक कथा गल्ला लैंग का नायक कौन थे। अब देखो, गल्ला लैंग ये अच्छे प्रकार का फैक्ट है, पहले अपन नहीं पता होगा, कि गुलाल सिंह, जय सिंह, ढोला, डूंग जी। तो देखो, गोविंद गिरी के बारे में अपन ने पढ़ा है, बिल्कुल गोविंद गिरी में ये अभी अपन पढ़ा था, और माओ जी के बारे में पढ़ा हुआ है, काली बाई के बारे में बांसवाड़ा से आदिवासी नाना बाई के बारे में पढ़ा है, सेंगा बाई के बारे में पढ़ा है। लेकिन एक महान क्रांतिकारी के बारे में इतने हम भूल गए थे, उनका नाम था गुलाल सिंह। गुलाल सिंह ऐसा माना जाता है कि कड्डाना के युद्ध में ये वीरगति हुए थे। शौर्य कथा गाई जाती है, इनकी शौर्य कथा है वो अमरिया जोगी द्वारा गाई जाती है। और गुलाल सिंह जो कि कड्डाना के युद्ध में शहीद हुए, तो वागड़ में इनकी लोक कथा गाई जाती है, जिससे गल्ला लैंग के नायक कौन है, तो कौन है, गुलाल सिंह। आप याद रखते हैं, वापस आ सकता है ये प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न है। आगे लास्ट प्रश्न पढ़ते हैं अपन, अलवर के बनवारा, खोड़िया और बढ़ार की रस्में संबंधित थे। बिल्कुल एग्जामिनर एक ही जिले से ये सारी रस्में उठा ली है। औपचारिक शिक्षा से पहले, मृत्यु से, जन्म से, विवाह से। आपको ये बाकी तो हो सकता नहीं आए, लेकिन बढ़ार की आपको पता ही होगा, सामूहिक भोज होता है वो कहाँ से होता है, ये विवाह से संबंधित होता है, बढ़ार की रस्में वाला। तो बाकी भी विवाह से संबंधित है, बढ़ार का विवाह का भोज है, और बाकी इन्हीं का संबंध इससे है। तो दोस्तों यहीं पे अपन पहले सेशन का एंड करते हैं। लगभग अपन ने 90 प्रश्नों का डिस्कस कर लिया है। अगले प्रश्न अगली सीरीज में करेंगे। हमारे इस टेलीग्राम की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहां से हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कई प्रश्न आरपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी तब चेंज हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के एसआई, आरएस, प्रारंभिक परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड से संबंधित तथ्य डालते रहते हैं। करंट वगैरह की भी हमारी टीम बहुत अच्छा सॉल्यूशन डाल रही है, और आप वहां से जुड़ सकते हो। बाकी यूट्यूब चैनल से यदि आपको ये हमारी सीरीज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट देके हम हमारी सीरीज को और बेहतर कैसे कर सकें उसमें आप सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि हम आने वाले वीडियो में उस सुझाव के आधार पर अच्छा वीडियो बना सकें। नमस्कार।